among the following which one will have the largest oxygen bond length? तो इस केस में KO2 दे रखा, KO2 का मतलब K प्लस और O2 माइनस ले सकते हैं। यस सर। इसको सुपर ऑक्साइड भी बोला करते हैं। जब भी कभी O2 माइनस आएगा तो इस चीज को सुपर ऑक्साइड बोला करेंगे, सुपर ऑक्साइड। दूसरा, अगर O2 2 माइनस होता है तो इस चीज को हम लोग परऑक्साइड बोला करते हैं, और अगर O2 माइनस होता है तो इस चीज को हम लोग ऑक्साइड बोला करते हैं। तो जैसे K2O2 है तो K2O2 में O2 2 माइनस आएगा, ये परऑक्साइड हो गया। O2 माइनस में सुपर ऑक्साइड हो गया, यहाँ O2 है और यहाँ O2 प्लस दे रखा है। तो बन जाना चाहिए मेरे हिसाब से सवाल। एक क्वेश्चन कराया था O2 में O2 प्लस सर, में, बन जाएगा। O2 माइनस में और O2 2 माइनस में बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो, ठीक है। यस, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ पता है किसका होना चाहिए? O2 2 माइनस का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बॉन्ड ऑर्डर वाला पार्ट 1 के बराबर आएगा। O2 2 माइनस ऐसा स्ट्रक्चर होता है, 1 बॉन्ड ऑर्डर कहीं भी नहीं निकल के आएगा। और कोई डाउट? विचार व्यक्त कीजिए भाई, और कोई डाउट किसी को? और कोई डाउट नहीं है जी, गजब आदमी है सब लोग। चलो बढ़िया है, डाउट नहीं है तो। लास्ट क्लास में तो कुछ पढ़ाया नहीं था, लास्ट क्लास में डिस्कशन करा करके फिर कुछ ज्ञान बांट दिए थे। तो लास्ट क्लास में तो कुछ पढ़ाए नहीं थे, अगर नहीं पढ़ाए थे तो लेक्चर नंबर 16 हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर नंबर 16 जो है लास्ट क्लास में अपलोड नहीं हुआ होगा, तो लेक्चर नंबर 16 से ही कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर नंबर 16 वाले पार्ट से पहले एक बार देख लेते हैं 15 में क्या क्या चीज डिस्कस किए थे। वैसे हमको जहां तक ध्यान है कि बहुत सारा चीज डिस्कशन हो चुका था। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन डिस्कशन हो चुका था। हेट्रोमॉलिक्यूलर स्पीसीज वाला पार्ट डिस्कशन कर चुके थे हम लोग, और इन सब के डिस्कशन के बाद कंपेयर द बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी एंड मैग्नेटिक बिहेवियर कंसीडर कर चुके थे हम लोग, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स का अपने को डिस्कशन करना था, और उन स्पेसिफिक पॉइंट्स वाले पार्ट के बाद हम लोग आराम से नेक्स्ट टॉपिक में मूव कर सकते हैं। बोलो। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी से ओवरलैपिंग होता? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी ओवरलैपिंग होता? ओवरलैपिंग नहीं होता, उसमें हम लोग मिक्सिंग की बात करते हैं। ओवरलैपिंग का तो मतलब ये है ना कि ऐसा एक बॉक्स है, ऐसा एक बॉक्स है, तो कुछ कॉमन पार्ट आ गया, यहाँ पे आपस में दोनों मर्ज हो जा रहे हैं, दोनों में मिक्सिंग हो जा रहा है। तो ओवरलैपिंग जैसे यहाँ पे कोई चीज नहीं रहेगा। चलो, जैसे हम लोग जो एल्काउ मेथड वाला पार्ट डिस्कशन किए थे, तो एल्काउ मेथड में हम लोग बोले थे कि वहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है। एक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन दूसरे ऑर्बिटल के वेव फंक्शन के साथ कंबाइन करके आराम से कुछ ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कराता है। लेकिन ये तो केवल ऐसा हो गया कि हम लोग बेसिकली बस ऑर्बिटल के लिए एक बॉक्स, दूसरे ऑर्बिटल के लिए दूसरा बॉक्स, और दोनों के कॉम्बिनेशन से दो अलग अलग बॉक्सेस बना के काम कर रहे हैं, जिसमें एक बॉक्स थोड़ा हायर एनर्जी पे है, एक बॉक्स लोअर एनर्जी पे, ऐसा बना के चल रहे थे। बट हमको मालूम है कि एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप होता है, और ये भी मालूम है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। तो अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के पार्टिकुलर शेप्स डिफाइन किए गए हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का भी कुछ ना कुछ पार्टिकुलर शेप तो निकल के आना चाहिए। तो हम लोग उसी शेप वाले पार्ट की बात करेंगे, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। थोड़ा सा एक छोटा सा हेडिंग डाल देना है यहाँ पे, लेक्चर नंबर 16 में ही, शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। उसी में जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट है वो भी हम लोग देख लेंगे, जो ओरिएंटेशन सही होना चाहिए, एनर्जी वाला पार्ट सिमिलर टाइप का होना चाहिए, वो सब चीज भी रहेगा। बट शेप वाला पार्ट क्या निकल के आएगा ये चीज देखना है। तो जैसे मान लो अगर हम लोग सबसे पहले वाले पार्ट में एस एस मिक्सिंग की बात करें, अगर एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग में जाएगा, तो उस केस में सबसे पहला चीज कि हम लोग का जो वेव फंक्शन है वो सेम होना चाहिए। प्लस के सामने प्लस वाला पार्ट ही कंबाइन कर सकता है। अगर दोनों के दोनों आपस में कंबाइन करेगा, तो उस केस में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है वो इस टाइप का होता है कि दोनों न्यूक्लियस के बीच में, मतलब इतना बड़ा ऑर्बिटल नहीं होता, ऑर्बिटल वाला पार्ट तो थोड़ा छोटा ही रहेगा, लेकिन फिर भी हम लोग के दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला पार्ट इंक्रीज कर जाता है। तो जब एक एस ऑर्बिटल दूसरे एक एस ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करके, और क्योंकि प्लस के सामने प्लस है, तो यहाँ वाले पार्ट में पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगा, जो हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी डिस्कस किए थे, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा। इस केस में एस ऑर्बिटल वाला पार्ट अगर एस ऑर्बिटल के साथ कंबाइन कर रहा है, तो सिग्मा का ही फॉर्मेशन करेगा हमेशा। अगर ये 2s ऑर्बिटल होता है, ये भी 2s ऑर्बिटल, तो यहाँ पे आराम से हम लोग सिग्मा 2s ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते थे। पहला चीज, अगर मान लो इसकी जगह माइनस साइन होता तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। माइनस वाले पार्ट के सामने अगर माइनस साइन है, तो उस केस में हम लोग का जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा उसमें बस हम लोग
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में माइनस साइन लेते हुए आराम से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कंसिडर करा सकते हैं। ये हम लोग का नॉर्मल कंसिडरेशन होगा। इस केस में भी सिग्मा का फॉर्मेशन होगा। अगर ये 1s होता, ये भी 1s होता, तो इस केस में सिग्मा 1s आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। वो तो हम लोग नाम इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि सेम ऑर्बिटल है। अगर ऑर्बिटल अलग हो जाएगा तो फिर हम लोग नाम नहीं दे पाएंगे। तीसरा पार्ट, जैसे अगर मान लो कि हम लोगों का एक पॉजिटिव वेव फंक्शन है और एक नेगेटिव वेव फंक्शन है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव वेव फंक्शन हमेशा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा। ये दोनों के दोनों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे। अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा तो उसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है कि दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन वाले पार्ट अपने न्यूक्लियस से थोड़े दूर डायरेक्शन में चले जाते हैं, जिसके वजह से दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला पार्ट डिक्रीज कर जाता है। मतलब हम लोगों के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन के टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स वाले पार्ट डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे। हम लोग का सिग्मा ए बी वाले पार्ट में सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, इसका स्क्वायर करते थे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इस केस में हम लोग को इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रॉन कम हो जा रहा है। तो जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस के बीच में इंक्रीज करेगा और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा। जिधर प्लस था उधर प्लस बना दिया, जिधर माइनस था उधर माइनस बना दिया, सिग्मा स्टार। और अगर 1s है तो इस केस में आराम से सिग्मा स्टार 1s बोल के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंसिडर किया जा सकता है। एक छोटा सा टर्म होता है जो शायद हम लोग पहले डिस्कस किए थे, नोड। वैसा प्लेन, बेसिकली हम लोग नोड वाले पार्ट में यहाँ पे नोडल प्लेन की बात कर रहे हैं अभी के लिए। वैसा प्लेन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 है। और वो प्लेन वाला पार्ट जब भी हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कंसिडर करेंगे तो हमेशा न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस से लेके दूसरे न्यूक्लियस के बीच तक में जा सकता है। मतलब जब भी कभी हम लोग प्लेन वाला पार्ट कंसिडर करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा हम लोग उस डिस्कशन वाले पार्ट में ये कंसिडर करने की कोशिश करेंगे कि एक न्यूक्लियस से लेके दूसरे न्यूक्लियस के बीच में कहीं पे प्लेन रखे, उस न्यूक्लियस से बाहर नहीं जाना है। हमेशा ये दोनों न्यूक्लियस के बिल्कुल बीच में कहीं पे भी रखो, ऐसा रखो, ऐसा रखो, ये रखो, वो रखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमेशा दोनों न्यूक्लियस के बिल्कुल बीच में प्लेन एग्जिस्ट करना चाहिए। अपर लिमिट लोअर लिमिट हम लोग का मतलब एक लिमिट एक न्यूक्लियस है, दूसरा लिमिट दूसरा न्यूक्लियस है। कभी भी हम लोग न्यूक्लियस के बाहर वाले रेंज में नहीं जाएंगे। तो नोडल प्लेन का मतलब planes where probability of finding electron is 0। वैसे प्लेन्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 है। एक ये छोटा सा पॉइंट अब हम लोग यहाँ से डिस्कस करना शुरू करते हैं। जैसे अगर मान लो कि हम लोगों का सिग्मा 2s वाला पार्ट है, तो सिग्मा 2s वाले पार्ट में इन दोनों न्यूक्लियस में कैसे कैसे प्लेन बना सकते हैं। तो ये प्लेन बना सकते हैं, या फिर ऐसा प्लेन बना सकते हैं, ऐसा प्लेन बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। वर्टिकल प्लेन मतलब ऐसा परपेंडिकुलर प्लेन बना सकते हैं। एक के न्यूक्लियस से पास करता हुआ प्लेन दूसरे के न्यूक्लियस से पास करता हुआ प्लेन बना सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे प्लेन्स, ऐसा 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 प्लेन आराम से, मतलब ये वर्टिकल प्लेन बना दिया, हॉरिजॉन्टल प्लेन बना दिया, एंगल पे प्लेन बना दिया, एक का न्यूक्लियस दूसरा का न्यूक्लियस, कैसा भी प्लेन बनाया जा सकता है। लेकिन एक चीज सोच के देखो कि इन सारे प्लेन्स में जैसे सबसे पहला प्लेन अगर ये मान के चले तो इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 है क्या? और 0 का मतलब इलेक्ट्रॉन नो सर। कहीं भी नहीं मिलना चाहिए। मतलब यहाँ से लेके यहाँ के बीच में तो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है अपने को, तो इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है। इसका मतलब ये पार्ट अपना नोडल प्लेन निकल के नहीं आ सकता। अगर यहाँ प्लेन बनाते हैं तो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस रीजन में मिल रहा है, तो ये भी अपना नोडल प्लेन वाला पार्ट नहीं हो सकता। कहीं पे भी एक न्यूक्लियस से लेके दूसरे न्यूक्लियस के बीच तक में या उस न्यूक्लियस तक में कहीं पे भी अगर हम लोग प्लेन रखे तो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 निकल के नहीं आने वाली। इसका मतलब इन दोनों केसेस में नोडल प्लेन वाला पार्ट हम लोगों को 0 निकल के मिलने वाला है। तो आराम से यहाँ पे नोडल प्लेन्स वाला पार्ट 0 कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, नोडल प्लेन वाला पार्ट 0 होगा। बट अगर हम लोग एबीएमओ में गए तो एबीएमओ में यहाँ पे अगर प्लेन रखे हम तो ये पार्ट हम लोग का नोडल प्लेन आराम से कंसिडर किया जा सकता है। मतलब यहाँ वाले पार्ट में एक प्लेन ऐसा है जहाँ पे नोडल प्लेन वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, वहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है। अब उसमें ऐसा मत सोचना है कि सर यहाँ एक प्लेन क्यों, यहाँ भी तो रख सकते हैं, यहाँ भी तो रख सकते हैं। अगर उस रीजन में एक पार्ट रख दिया तो वही एक पूरा का पूरा प्लेन बन जाएगा, बाकी आगे पीछे इधर उधर हम लोग कुछ भी रखने की कोशिश नहीं करेंगे। मतलब यहाँ से लेके यहाँ के रीजन में बीच का एक रीजन
यहाँ पे एक प्लेन कंसिडर कर लिया, ये नोडल प्लेन कंसिडर किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक प्लेन रखवाना पॉसिबल है। ये नोडल प्लेन्स का थोड़ा ध्यान रखना, इस चीज को आगे भी हम लोग डिस्कशन में यूज करेंगे। नोट कर लो डायग्राम पूरा। शेप थोड़ा ध्यान रखना है, वैसे ऑल्दो काम का नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, बट थोड़ा ध्यान रखना शेप वाला पार्ट, क्योंकि नोडल प्लेन से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। सर। हाँ हेलो। हाँ बोलो बोलो हेलो। देव। हाँ भाई बोलो, क्या हो गया? सर अगर ये दोनों के बीच जैसे स्ट्रेट है, अगर हल्का टिल्ट हो जाए तो दोनों अलग अलग प्लेन नहीं है? नहीं, उसमें रीजन तो एग्जैक्टली सेम है ना ऐसा। और होता क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एग्जैक्टली यहाँ पे जीरो नहीं हो रहा। जैसे हम लोग का ऑर्बिटल वाला पार्ट में पी ऑर्बिटल होता है, तो इसमें यहाँ पे बिल्कुल वर्टिकल होने पे, सिमेट्रिकल शेप होने पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जस्ट इसके आजू बाजू जीरो होता है। उसी टाइप का चीज यहाँ पे एकदम बिल्कुल सेंटर पॉइंट में जो प्लेन बनेगा वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होगा। उसके थोड़ा भी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब हम लोग उसका डायग्राम थोड़ा अलग टाइप से डिनोट कर रहे हैं, बट डायग्राम ऐसा नहीं रहता है। तो उस केस में न्यूक्लियस से जैसे जैसे आदमी, मतलब दूसरा एक एटम और दूसरा एटम के बीच में दोनों जब आपस में क्लोज जाएंगे, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी घटता जाएगा और एक सर्टेन पॉइंट पे जाने के बाद जीरो आएगा। तो प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे इसको ऐसा बेंड करेंगे तो बिल्कुल इस पॉइंट पे तो दिक्कत नहीं, लेकिन इसके थोड़ा भी ऊपर जाएंगे तो वहां पे हम लोग को आराम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा। यहाँ नीचे जाएंगे तो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल जाएगा, तो इसीलिए हम लोग ऐसा प्लेन कंसिडर नहीं करते हैं। इसके बाद जैसे एसएस मिक्सिंग के बाद हम लोग पीपी मिक्सिंग की बात कर सकते हैं। एसएस ऑर्बिटल वाला पार्ट का मिक्सिंग हो गया, तो उसके इसमें पीपी ऑर्बिटल का मिक्सिंग अगर कंसिडर करें तो मालूम है हम लोगों को, पी ऑर्बिटल जब पी ऑर्बिटल के साथ मिक्स होता है तो एक सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, दूसरा पाई बॉन्ड बना सकता है। सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए हम लोग को हेड ऑन ओवरलैप कराना होगा, मतलब डंबल शेप है, दूसरा भी एक डंबल शेप है, दोनों का हेड ऑन ओवरलैप होगा। और हेड ऑन ओवरलैप में जब हम लोग का पॉजिटिव लोब सेम साइड रहेगा या नेगेटिव लोब सेम साइड रहेगा, ऐसा हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में देख चुके हैं, तो बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा ओवरलैपिंग वाला पार्ट आराम से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कराएगा, क्योंकि ओवरलैपिंग में हम लोग का वेव फंक्शन सामने सामने ठीक दिख रहा है। तो इस तरह के केस में हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसके बीच बीच के रीजन में ज्यादा निकल के आ जाता है। मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है। तो उस केस में होता क्या है कि जो दोनों न्यूक्लियस के बीच का रीजन है, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे रहना चाहेंगे क्योंकि उसको स्टेबिलिटी मिल रहा है। तो दूसरे साइड का जो इलेक्ट्रॉन है वो डिक्रीज कर जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग जो डायग्राम बनाते हैं वो इस टाइप का बना रहे हैं। इसमें दोनों न्यूक्लियस के बीच में हम लोग का ज्यादा बड़ा स्पेस है, और उसके बाद जो दूसरे साइड में जो लोब्स है वो छोटे छोटे लोब्स बन गए। मतलब ऐसा डायग्राम ऑलमोस्ट कंसीडर कर लो, थोड़ा और बड़ा डायग्राम बना रहे हैं। डायग्राम वाले पार्ट में हम लोगों का जो एक दोनों न्यूक्लियस के बीच का रीजन है, यहाँ का लोब वाला पार्ट काफी बड़ा बड़ा निकल के आएगा, और दूसरे साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया तो इधर का लोब हम लोग आराम से छोटा कंसिडर कर सकते हैं। प्लस वाला पार्ट प्लस के साथ कंबाइन कर रहा था, तो कॉमन रीजन में दोनों न्यूक्लियस के बीच में प्लस और बाहर वाले साइड में माइनस कंसिडर कर सकते हैं। इस केस में अगर नोडल प्लेन कंसिडर करना है तो यहाँ वाले पार्ट में एक नोडल प्लेन है, अगर यहाँ पे हम लोग एक प्लेन कंसिडर करते हैं न्यूक्लियस से क्रॉस करता हुआ, और दूसरे साइड में एक न्यूक्लियस से क्रॉस करता हुआ प्लेन कंसिडर करते हैं, तो इस केस में नोडल प्लेन आराम से दो कंसिडर किया जा सकता है। ये दोनों नोडल प्लेन हो जाएगा। इस चीज को हम लोग सिग्मा, और अगर यहाँ 2p है यहाँ भी 2p है, तो इस केस में सिग्मा 2p ऑर्बिटल कंसिडर कर सकते हैं। नोट कर लो। सो हाँ, इसमें रिपल्शन मैटर नहीं करेगा? रिपल्शन का फैक्टर हम लोग मान के चलते कि मतलब बॉन्ड का जब फॉर्मेशन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें रिपल्शन का फैक्टर अट्रैक्शन का फैक्टर दोनों होता है। तो सबसे पहला लेक्चर था कि हम लोग को शुरुआत में जो रिपल्शन का फैक्टर है
वो थोड़ा कम होता है, अट्रैक्शन का फैक्टर ज्यादा होता है। फिर एक सर्टेन टाइम के बाद जहाँ बॉन्ड बन जाता है उसके आगे रिपल्शन का फैक्टर मैटर करता है, तो तब तक कंसिडरेशन तो नहीं मान के चलेंगे। और हम फिर से बोल रहे हैं क्योंकि ये थियोरी है, ऐसा माना गया है कि शायद ऐसा होता होगा, किसी को नहीं मालूम ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, माना गया कि ऐसा होता होगा, ठीक है, हम लोग ही मान के चल रहे हैं। फैक्टर्स डेफिनेटली बहुत सारे हैं जो अनएक्सप्लेन्ड है, बट उसके पास अपने पास कोई लॉजिक नहीं है उस चीज का। सेकेंड वाले पार्ट में प्लस के सामने माइनस है, तो इस केस में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वाला पार्ट बनेगा। एंटी बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस, दोनों के न्यूक्लियस के बीच वाले रीजन से दूर जाना चाहते हैं। इस केस में इस बार जो दोनों के न्यूक्लियस वाला साइड है उसका लोब थोड़ा छोटा हो जाएगा, और दूसरे वाले साइड में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खराब भी होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खराब होने का मतलब कि हम लोग का थोड़ा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होता है, एक तो ये चीज है, और साथ ही साथ दोनों न्यूक्लियस के बीच का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज भी करता है। तो एंटी बॉन्डिंग वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरऑल कम हुआ, और साथ ही साथ दोनों के न्यूक्लियस में तो खैर बहुत ही, दोनों न्यूक्लियस के बीच में तो बहुत ही ज्यादा कम हुआ। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस कंसिडर कर सकते हैं। इस केस में अगर नोडल प्लेन कंसिडर करना शुरू करें तो एक यहाँ नोडल प्लेन है, यहाँ नोडल प्लेन है, यहाँ नोडल प्लेन है, मतलब आराम से 3 नोडल प्लेन कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो पीपी मिक्सिंग है ये अभी तक केवल 1 और सेकंड के जो हम लोग लेके चल रहे थे, ये सिग्मा बॉन्ड के लिए था। मतलब इसमें पीपी मिक्सिंग में पहला पार्ट था सिग्मा बॉन्ड वाला पार्ट, हेड ऑन ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए कंसिडर कर रहे थे। बट ऐसा नहीं है कि पीपी मिक्सिंग केवल सिग्मा बॉन्ड के ओवरलैपिंग के लिए होता है, पाई बॉन्ड भी बन सकता है आराम से। और पाई बॉन्ड अगर बनाना है तो लैटरल ओवरलैप चाहिए। लैटरल ओवरलैप वाले पार्ट का मतलब कि हम लोग साइडवेज ओवरलैप की बात कर रहे हैं। प्लस के सामने प्लस रहा, माइनस के सामने माइनस रहा, तो इस केस में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डायग्राम कुछ ऐसा बनाया जाता है। तो ओवरलैपिंग वाले पार्ट में सिंपलेस्ट टाइप का डायग्राम होता है, मतलब जैसा डायग्राम ऊपर है एग्जैक्टली वैसा ही डायग्राम नीचे भी निकल के आएगा, ऐसा कंसिडर कर लेते हैं। तो इस केस में प्लस वाला पार्ट प्लस के साथ जैसे बोलते थे ना कि 2 ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप करने के लिए ऐसा बेंड हुआ, तो उस केस में ओवरलैपिंग के टाइम में ऊपर प्लस नीचे माइनस कंसिडर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे नोडल प्लेन कंसिडर करना है तो इस चीज को नोडल प्लेन बनाया जा सकता है। दोनों न्यूक्लियस से क्रॉस करता हुआ जो प्लेन है ये पार्ट अपना नोडल प्लेन कंसिडर किया जा सकता है, एक नोडल प्लेन बोल सकते हैं इस चीज को। और क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है तो इस केस में पाई, और अगर यहाँ 3p होता है यहाँ भी 3p होता, तो आराम से नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग पाई 3p ऑर्बिटल मेंशन कर सकते थे। नोमेनक्लेचर अपने ऑर्बिटल के टाइप के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और उसमें भी क्योंकि हम लोग सेम ऑर्बिटल का मिक्सिंग कर रहे हैं तो इसलिए नोमेनक्लेचर देना आसान चीज है। और इसी में दूसरा सिनेरियो फिर एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट हो सकता है, प्लस के सामने माइनस आ गया और माइनस के सामने प्लस आ गया। अगर ये कंसिडरेशन लेके चले तो इस केस में दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होना चाहेगा, और ऑर्बिटल्स का ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी खराब होता है, मतलब ऑर्बिटल थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो इस केस में एक तो प्लस साइन माइनस साइन, सामने माइनस साइन प्लस साइन, या एंटी बॉन्डिंग, दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे से दूर चले गए तो एंटी बॉन्डिंग इस टाइप से बनेगा, जिसमें एक ये नोडल प्लेन कंसिडर कर सकते हैं हम लोग जो इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में है, और दूसरे दोनों न्यूक्लियस से क्रॉस करता हुआ भी नोडल प्लेन कंसिडर कर सकते हैं। तो इस केस में नोडल प्लेन्स आराम से 2 के बराबर माना जा सकता है। इस चीज को हम लोग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अगर यहाँ 2p होता, यहाँ भी 2p होता, तो इस केस में नोमेनक्लेचर में पाई स्टार 2p मेंशन कर सकते हैं। डायग्राम नोट भी करते जाना, समझते भी जाना है, डायग्राम नोट भी करते जाना है, क्योंकि डायग्राम एनसीईआरटी में दे नहीं रखा तो बहुत हमको नहीं लगता कि इंपॉर्टेंट है, बस मालूम होना चाहिए जिंदगी में, ये चीज मालूम होना चाहिए। सर उस एक्सिस का क्या नाम है किसका? सर जो दोनों न्यूक्लियस को जोड़ रहा है? दोनों न्यूक्लियस को जोड़ रहा है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ऐसा बोल सकते हैं। तो 2 न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाला लाइन को हमेशा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोलते हैं। यस। बट यहाँ एक्सिस नहीं बना रखी है, नोडल प्लेन बना रखी है, प्लेन है, मतलब यहाँ पे एक ऐसा प्लेन टाइप का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा, ये चीज एग्जिस्ट करेगा, वो एक्सिस नहीं है वहाँ पे, हम लोग नोडल प्लेन की बात कर रहे हैं।
ऐसा और कितना डायग्राम होगा सर? डायग्राम तो खैर बहुत सारा बना सकते हैं, बट अपने रिलेवेंस से कितना है उसको अगर कंसिडर करें, जैसे एसपी मिक्सिंग है, एक ये डायग्राम हम लोग को कंसिडर करना है। तो एस ऑर्बिटल में प्लस साइन है और मान लो पी ऑर्बिटल वाला पार्ट हेड ऑन ओवरलैप कर रहा, ऑब्वियसली बात है हेड ऑन ओवरलैप ही करेगा। तो अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है तो इस केस में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले पार्ट के फॉर्मेशन में हम लोग का डायग्राम कुछ ऐसा कंसिडर किया जा सकता है। ये चीज बस डिफरेंस ये है कि इस बार एस ऑर्बिटल का न्यूक्लियस बीच में होता है, तो यहाँ कहीं पे न्यूक्लियस आएगा और दूसरा न्यूक्लियस वाला पार्ट हम लोग आराम से दूसरी साइड ले सकते हैं। प्लस साइन बड़े वाले लोब में जाएगा, माइनस साइन छोटे वाले लोब में, तो यहाँ एक नोडल प्लेन कंसिडर किया जा सकता है। ये एसपी मिक्सिंग में एक पॉसिबिलिटी हो गया, और दूसरा पॉसिबिलिटी अगर मान लो यहाँ पे हम लोग का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना होता तब क्या करते हैं, तो उस केस में एंटी बॉन्डिंग का शेप जैसा पहले था एग्जैक्टली उसी टाइप का शेप कुछ निकल के आएगा। मतलब बस एस ऑर्बिटल अपने तरफ से रहेगा और पी ऑर्बिटल अपने हिसाब से रहेगा। तो इस केस में आप प्लस माइनस प्लस एक नोडल प्लेन दूसरा नोडल प्लेन इस टाइप का कंसिडरेशन एसपी मिक्सिंग में लेके चल सकते हैं हम लोग। नोट करते जाओ आराम से। एक हम लोग डी ऑर्बिटल के मिक्सिंग की बात कर सकते हैं। डी ऑर्बिटल वाले पार्ट में हम लोग पाई बॉन्ड के मिक्सिंग की बात कर सकते हैं। तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पी ऑर्बिटल तो मिक्सिंग कंसिडर कर चुके हैं हम लोग, पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल का मिक्सिंग कंसिडर करना है, और दूसरा हम लोग को डी ऑर्बिटल का मिक्सिंग कंसिडर करना है। ये दो डायग्राम और हम लोग का पार्ट आराम से कंप्लीट हो जाएगा। सर इसमें पीएक्स पीवाई पीजेड होता है किसमें? ये सब में पीएक्स पीवाई पीजेड इसमें नहीं होता है? पीएक्स पीवाई पीजेड होता है आराम से। अगर ये पीएक्स मान के चले तो दोनों न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाला लाइन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स डायरेक्शन हो जाएगा। अगर ये पीवाई मान के चले तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हम लोग वाई डायरेक्शन ले लेंगे। तो डायरेक्शन अपने मन पे है ना, एक्स वाई जेड डायरेक्शन रिलेटिव चीज है, वो कौन सा लेके चल रहा हूँ अपने मन पे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल मान लो, मान लो एक्स मानना है तो एक्स मान लो, वाई मानना है वाई मान लो, जेड मानना है जेड मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ध्यान दो, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल जब मिक्सिंग में जाएगा तो हम लोग प्रेफरेबली पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कंसिडर अगर कर रहे हैं तो एक प्लस साइन माइनस साइन, और डी ऑर्बिटल वाले पार्ट में जो भी लोब होगा वो सिमिलर टाइप का निकल के आना चाहिए। तो प्लस माइनस माइनस प्लस, अगर इन दोनों में मिक्सिंग होगा तो जैसा हम लोग का पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन पहले हुआ था पी ऑर्बिटल में, एग्जैक्टली उस टाइप का फॉर्मेशन होगा। और क्योंकि हम लोगों का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आना चाहेगा। तो दूसरे साइड जो लोब है बहुत ही छोटा टाइप का होता है, मछली टाइप का ऑलमोस्ट शेप रहेगा। ये दोनों के दोनों जो लोब्स हैं ये बहुत ही छोटे हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबिलिटी की वजह से दोनों न्यूक्लियस के बीच में आना चाहेगा। ऊपर प्लस या माइनस, और उसके अलावा फिर यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग प्लस और माइनस कंसिडर कर सकते हैं। एक नोडल प्लेन यहाँ ले सकते हैं, एक नोडल प्लेन यहाँ ले सकते हैं, दो नोडल प्लेन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ये पी और डी ऑर्बिटल का मिक्सिंग हुआ अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए, तब अगर एंटी बॉन्डिंग के लिए मिक्सिंग कराना है तो माइनस प्लस ले लिया और पहले वाले डायग्राम को तो कॉपी पेस्ट कर लिया, यहाँ वाले पार्ट में प्लस माइनस माइनस प्लस। तो इस केस में डायग्राम वाले पार्ट में हम लोग का पी ऑर्बिटल भी दूर जाना चाहेगा और डी ऑर्बिटल भी दूर जाना चाहेगा। तो डी ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के साइड में जो ऑर्बिटल है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, मतलब दोनों न्यूक्लियस के बीच का ऑर्बिटल छोटा, और दूसरे साइड में इलेक्ट्रॉन जाना चाहेगा तो दूसरे साइड का ऑर्बिटल बड़ा। माइनस प्लस साइन को जैसा दे रखा था वैसे ही मेंशन कर दिया। तो इस केस में एक नोडल प्लेन यहाँ एक नोडल प्लेन यहाँ आराम से कंसिडर कर सकते हैं। ये हम लोग का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला जा सकता है। और इसके बाद फिर हम लोग दो और ऑर्बिटल का मिक्सिंग कंसिडर कर सकते हैं। पी और डी ऑर्बिटल तो हो गया, तो डी और डी ऑर्बिटल का पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए हम लोग का दो ऑर्बिटल का पॉसिबिलिटी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये कंसिडर कर सकते हैं कि अगर हम लोगों का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंसिडर करना है तो इस केस में दूसरा ऑर्बिटल वाला पार्ट भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वाला पार्ट ही होगा। प्लस के सामने प्लस डाल देते हैं, माइनस के सामने माइनस डाल देते हैं। तो इस केस में आराम से बॉन्डिंग ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होना है। तो जैसा पाई बॉन्ड पहले बनता था वैसा ही पाई बॉन्ड बनेगा, बस डिफरेंस ये है
कि डी ऑर्बिटल में 4 लोब होता है, तो इसलिए 2 लोब इधर और 2 लोब दूसरे साइड में, ये भी चीज कंसिडर करना पड़ेगा अपने को डायग्राम में। और उसके अलावा ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ वाले पार्ट में माइनस है, यहाँ पे प्लस है। एक नोडल प्लेन कंसिडर कर सकते हैं, एक यहाँ नोडल प्लेन, एक यहाँ नोडल प्लेन, 3 नोडल प्लेन कंसिडर कर सकते हैं। लिख नहीं रहे अब हम, ऐसा लिख सकते हैं। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा और उस केस में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो खुद से सोच के देख सकते हैं कि अगर एंटी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होना होता, मतलब अगर यही डायग्राम वाला पार्ट हम लोग कंसिडर करके चले, और बस एक छोटे से डिफरेंस के साथ कि इस केस में हम लोग का जो साइन है वो साइन चेंज हो गया हो, माइनस यहाँ पे पहले वाले केस में माइनस आ जाए, यहाँ प्लस आ जाए, यहाँ पे माइनस और प्लस, तो हम लोगों का एंटी बॉन्डिंग का शेप क्या होना चाहिए, एक बार खुद से सोच के देखो और तुरंत हम ड्रॉ कर रहे हैं। कल तुम लोग क्लास छुट्टी है क्या? कल तुम लोग क्लास नहीं है ना शायद? नो सर। टाइम टेबल में डाला हुआ लेकिन छुट्टी है तुम लोगों का। गजब। यस सर। कल तो पार्टी करेगा तुम लोग। नो सर। करो यार पार्टी वार्टी, क्या तुम लोग। हाँ कल मेरा भी एक क्लास है, कल नहीं कल तो 2 क्लास हो गया मेरा। चलो, अगर इसमें डायग्राम बनाएंगे तो इसके इसमें एंटी बॉन्डिंग में न्यूक्लियस से दोनों डायग्राम दूर जाना चाहेगा, मतलब दोनों के इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस से दूर जाना चाहेंगे। तो एक का डायग्राम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि न्यूक्लियस से दूरी में, मतलब दोनों के जो न्यूक्लियस का डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लोब्स बड़े हो जाएंगे और न्यूक्लियस साइड वाले पार्ट के लोब छोटे हो जाएंगे, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। तो साइन में प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस, यहाँ पे एक नोडल प्लेन ऐसा करके नोडल प्लेन 4 बना सकते हैं हम लोग आराम से। इस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम एग्जिस्ट करता है, ऐसा माना जाता है। तो ये डायग्राम का थोड़ा अपने को ध्यान रखना है जो हम लोग यूज करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक हम तुम लोगों को होमवर्क में अभी के लिए देंगे, इसलिए होमवर्क में देंगे क्योंकि हम सोच रहे हैं डाइपोल मोमेंट का हम बेसिक आइडिया दे दें। यहाँ पे 2 चीज तुम लोगों को अपने होमवर्क में पढ़ के आना है, और हो सके तो आज ही पढ़ के आना। जीरेड ऑर्बिटल एंड अनजीरेड ऑर्बिटल क्या होता है, ये तुम्हारे बुकलेट में दे रखा है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है और हम जब इसका डिस्कशन करेंगे तो और भी सिंपल तरीके से बताएंगे। जीरेड अनजीरेड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये चीजें रखा होगा। एक ये चीज तुमको रीड करके आना है। दूसरा, इसके अलावा हम एक क्वेश्चन देंगे, जो क्वेश्चन को तुमको गूगल नहीं करना है, एक चीज का ध्यान रखना है। जीरेड अनजीरेड गूगल करना तो कर सकते हैं, चलेगा, बट जो क्वेश्चन देंगे वो गूगल नहीं करना है। उसको पहले खुद से सोच के देखना, उसका आंसर हम पहले ही बता देंगे। खुद से सोच के देखना कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका लॉजिक तुमको सोच के देखना है, और उसके लॉजिक के लिए क्या हिंट होगा इस चीज का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। बट ये चीज एक रीड करके आना है, ये तुम्हारा रीडिंग असाइनमेंट है। क्योंकि ऑर्बिटल का शेप अगर अपने काम का नहीं है तो जीरेड अनजीरेड वाला पार्ट तो बिल्कुल काम का नहीं है, बट मालूम होना चाहिए। और एक सिंपल सा लॉजिक बताएंगे जिससे जिंदगी भर याद रहेगा जीरेड अनजीरेड ऑर्बिटल क्या होता है। बट इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक हम लोग के डिस्कशन का बाकी रह जाता है। इस चीज को हम लोग एसपी मिक्सिंग बोला करते हैं, जो हम लोगों के नाइट्रोजन के केस में निकल के आता है, इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2। ये हम लोग बोले हुए थे कि बाद में डिस्कशन करेंगे कि अगर N2 का डायग्राम होता है तो उसमें एक्सेप्शन क्यों निकल के आता है, मतलब वहां पे ऑर्डर चेंज क्यों होकर के आता है। उस केस में एक छोटा सा पॉइंट मेंशन कर लेना, ऐसा पॉइंट नोट कर लो। इन केस ऑफ एटॉमिक नंबर अप टू 7, ब्रैकेट में लिख लो नाइट्रोजन, atomic number up to 7, the energy gap between s and p orbital, या 2s कर सकते हैं, 2s and 2p orbitals is low, therefore
therefore sp interaction takes place and due to repulsion the sigma bonding molecular orbital या फिर sigma 2p molecular orbital goes to a higher energy with respect to pi 2p molecular orbitals. With respect to pi 2p molecular orbitals. हम लोगों के 2s और 2p ऑर्बिटल्स के बीच में नाइट्रोजन तक का गैप उतना ज्यादा नहीं होता है। एक डायग्राम में मेंशन किए थे शायद से लास्ट क्लास में, तो डायग्राम कुछ इस टाइप का कंसीडर कर सकते हैं। इधर एटॉमिक नंबर वाला पार्ट दे रखा और इधर एनर्जी वाला पार्ट दे रखा, तो उसके इसमें 2s वाले पार्ट का एनर्जी ऑलमोस्ट ऐसा कंसीडर कर सकते हैं और 2p ऑर्बिटल का जो एनर्जी है वो इस टाइप से एकदम से डिप करता है। तो ऑलमोस्ट एटॉमिक नंबर 7 तक ये जो गैप है वो गैप बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, जिसकी वजह से हम लोगों का इंट्रैक्शन आराम से पॉसिबल होता है, लो ऑर्बिटल्स के बीच में इंट्रैक्शन पॉसिबल हो जाता है। और जैसे ही एटॉमिक नंबर 7 से ऊपर चले जाते हैं तो उस केस में एनर्जी गैप बड़ा होने की वजह से मतलब एटॉमिक नंबर 8 पे चले गए तो उस केस में गैप बड़ा निकल के आता है, तो यहाँ पे sp मिक्सिंग वाला पार्ट पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अगर sp मिक्सिंग वाला पार्ट पॉसिबल हुआ तभी जाके रिपल्शन का फैक्टर एग्जिस्ट करेगा और रिपल्शन की वजह से सिग्मा 2p वाले पार्ट का एनर्जी ऊपर चला जाता है। ऑल्दो एक चीज है कि अगर इंट्रैक्शन में 2p ऑर्बिटल को रिपल्शन मिल रहा है तो 2p ऑर्बिटल के रिपल्शन की वजह से पूरा डायग्राम ऊपर अगर जा रहा तो सिमेट्रिकल डायग्राम बन के आना चाहिए। सिमेट्रिकल डायग्राम का मतलब पाई टू पी सिग्मा, फिर उसके बाद सिमेट्रिकली सिग्मा स्टार पाई स्टार, ये निकल के आना चाहिए सिमेट्रिकल, जो कि जेडीली में दे भी रखा है। बट एनसीईआरटी में ये ऑर्डर नहीं दे रखा, एनसीईआरटी में पाई स्टार पहले दे रखा है फिर सिग्मा स्टार। ऑल्दो इस चीज का जरूरत नहीं पड़ता है कहीं भी, बट क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है तो हम लोग इसी को मानते हुए काम करेंगे। गलत दे रखा है बट फिर भी मानते हुए काम करेंगे, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना कि हम लोग के एसपी मिक्सिंग के वजह से नाइट्रोजन के केस में एक्सेप्शन आता है और नाइट्रोजन के नीचे हर जगह एक्सेप्शन आता है। तो अगर मान लो कि ऐसा मान ले, इक्वेशन हम लोग डिस्कशन करें कि एसपी मिक्सिंग एग्जिस्ट नहीं करता, मान लेते हैं कि एसपी मिक्सिंग एग्जिस्ट नहीं करता, तब उस केस में क्या होता। तो जैसे तुम्हारे बुकलेट में एक सवाल दे रखा है, बेसिकली प्रीवियस ईयर का सवाल है, क्वेश्चन शो कर रहा है तुम लोगों को। ये 2014 में सवाल आया था और काफी यूनिक सवाल था, मतलब मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों को इस तरह का सवाल कभी देखा नहीं होगा तो सवाल नहीं बना सकते। इस तरह का सवाल है, अगर इस तरह का क्वेश्चन देख रखा है तो शायद पॉसिबल है कि उसका आंसर दे पाए। हाँ, यही क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 39 वाला पार्ट एक बार रीड करके देखो। क्वेश्चन नंबर 39 में दे रखा, एज्यूमिंग 2s2p मिक्सिंग is not operative, the paramagnetic species among the following is। अगर 2s2p मिक्सिंग ऑपरेटिव नहीं है तो इस केस में हम लोग का जो एक्सेप्शन निकल के आता है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद हम लोग का पाई 2p का नंबर आता है, फिर सिग्मा का नंबर आता है। अगर ये 2s2p मिक्सिंग ऑपरेटिव नहीं होगा तो इस केस में हम लोग का जो O2 का डायग्राम है एग्जैक्टली वैसा ही डायग्राम निकल के आएगा, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद पाई स्टार और सिग्मा स्टार। तो कौन सा स्पीसीज पैरामैग्नेटिक है? पैरामैग्नेटिक का मतलब जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो B2 के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होता है सर? 10। B2 में 10 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। बेरिलियम वाले पार्ट का एटॉमिक नंबर 4 है तो एटॉमिक नंबर 8। अगर 8 है तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, यहाँ वाले पार्ट में 4 4 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8, ये तो बिल्कुल अपना आंसर नहीं हो सकता, इसको हटा दिए। ये तो ऑपरेटिव हो ना ऑपरेटिव हो हमेशा डायमैग्नेटिक है। B2 की बात करते हैं, अगर हम लोग B2 कंसिडर करके चले तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 4 6 8, और उसके बाद यहाँ पे सिग्मा 2p वाले पार्ट में 10वां इलेक्ट्रॉन, मतलब 9 10 दोनों उसी में जाएगा। तो इस केस में ये मॉलिक्यूल भी हम लोग का डायमैग्नेटिक निकल के आ रहा है।
C2 अगर लेके चले तो उस केस में हम लोग का 12 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो 2 4 6 8 10, फिर उसके बाद 11 और एक 12। मतलब इस केस में हम लोग का जो डायग्राम वाला पार्ट है वहां पे आराम से एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है। तो ये मॉलिक्यूल वाला पार्ट पैरामैग्नेटिक नेचर का अपना आंसर होगा। और अगर N2 कंसिडर करें तो 14 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 6 8 10 11 12, फिर उसके बाद यहाँ पे 13 और नीचे वाले पार्ट में 14। अभी भी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल के नहीं आ रहा, ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। मान लो ये सवाल नहीं होता, नॉट ऑपरेटिव, मतलब बस सिंपली कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, तब क्या होता? तो अगर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक B2 बोलता है तो इस केस में सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद पाई का नंबर आता है, पाई टू पी, सिग्मा 2p। अब अगर काउंटिंग करें तो 8 इलेक्ट्रॉन से तो फर्क नहीं पड़ रहा, 2 4 6 8, ये तो अभी भी डायमैग्नेटिक है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। B2 में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, तो उस केस में 8 के बाद 9 और 10, तब हम लोग का B2 आंसर होता है। और बहुत सारे लोग B2 ही आंसर मारे हैं, क्योंकि लोगों को बस दिखा कि अच्छा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है, तो आराम से आंसर दे दिए। सवाल इतना लाइटली मत लिया करना कभी भी जी एडवांस का। कभी भी कुछ यूनिक टर्म दिखाई दे तो समझ लेना कि कुछ तो इसमें नया चीज है। आइदर हम लोग सवाल छोड़ेंगे, और नहीं तो अगर समझ में आता है इस तरह के केस तभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ 2s2p मिक्सिंग कुछ सुना ही नहीं ऐसा, उसमें भी नॉट ऑपरेटिव। तो अगर नहीं सुना तो फिर उस केस में मतलब छोड़ सकते हैं सवाल को। तो जो लोग अपना नॉर्मल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी समझ करके सवाल सॉल्व किया, वो लोग आराम से B2 आंसर मारे। और B2 आंसर गलत था, क्योंकि आंसर वाला पार्ट C2 होना चाहिए। अगर मान लो C2 लेके चलते हैं तो C2 में 12 इलेक्ट्रॉन है, और नीचे का डायग्राम अगर फॉलो करते हैं तो 2 4 6 8, फिर उसके बाद 9 10, फिर उसके बाद 11 और यहाँ पे 12। इसका मतलब C2 वाला पार्ट फिर हम लोगों का डायमैग्नेटिक निकल के आता। अगर नॉर्मल सिनेरियो होता तो C2 मस्ट बी डायमैग्नेटिक इन नेचर, ऐसा बोला जा सकता था। तो इस केस में इस क्वेश्चन के हिसाब से 2014 जे एडवांस क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन के हिसाब से B2 वाला पार्ट अपना आंसर कंसिडर कर सकते हैं। तो एसपी मिक्सिंग पे खैर एक बार सवाल आ चुका है, तो मेरे हिसाब से अब दोबारा तो सवाल नहीं पूछने वाला है, ऐसा हमको लगता है। अगर पूछेगा तो बहुत सिंपल सा सवाल हो जाएगा। बट एसपी मिक्सिंग के ऊपर तो सवाल नहीं पूछेगा, बट एक दो सवाल और है जो पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चंस हम तुमको दे रहे हैं जो तुमको सर्च करना है खुद से, और दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो ध्यान रखना है तुम लोगों को। पहला क्वेश्चन तुम्हारे पी ब्लॉक में आएगा क्लास 12 में। ये फैक्ट तुमको पी ब्लॉक में सर्च करके देखना है। क्वेश्चन नोट करो। F2 is colored in nature, although it is diamagnetic, whereas O2 is colorless, although it is paramagnetic. इन जनरल पैरामैग्नेटिक, इन जनरल बोल रहे हैं हमेशा नहीं, इन जनरल पैरामैग्नेटिक स्पीसीज कलर्ड नेचर के होता है, और डायमैग्नेटिक स्पीसीज कलरलेस होता है इन जनरल। बट केमिकल बॉन्डिंग में आगे तुमको रीजन बात पता चलेगा कि कलर होने का या फिर कलरलेस होने का क्या रीजन होता है। इन जनरल डायमैग्नेटिक स्पीसीज वाले पार्ट हम लोगों के कलरलेस नेचर के होते हैं, और पैरामैग्नेटिक स्पीसीज वाले पार्ट कलर्ड नेचर के होते हैं। लेकिन F2 वाला पार्ट डायमैग्नेटिक होने के बाद भी कलर्ड नेचर का होता है। हेलोजेंस वाले पार्ट मोस्टली कलर्ड नेचर के होते हैं, और O2 वाला पार्ट हम लोग का पैरामैग्नेटिक होने के बाद भी ये है, कलरलेस है। जबकि उल्टा होना चाहिए था, पैरामैग्नेटिक है तो कलर्ड होना चाहिए था, और डायमैग्नेटिक है तो कलरलेस होना चाहिए था। ऐसा क्यों? इस केस में आगे मेंशन कर लो वाई। एक ये रीजन तुम लोगों को पता करना है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आराम से। और दूसरा क्वेश्चन इससे भी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, जो हमको लगता है कि शायद ये एडवांस से पूछा जा सकता है। आज तो नहीं, बट कभी तो पूछेगा, 1 साल 2 साल 10 साल पूछेगा तो पूछेगा ये सवाल, ये हमको ऐसा लगता है। क्वेश्चन नोट कर लो। कंपेयर द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ, पहला पार्ट N2 एंड N, दूसरा पार्ट O2 एंड O। हम लोग अभी तक
एटॉमिक आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करके चल रहे थे कि एक एटम दूसरा एटम का आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करके चलो। यहाँ पे हम लोग एक मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल वाला पार्ट अगर दे रखा होगा तो उस केस में आयनाइजेशन एनर्जी वाला पार्ट कंपेयर करके चलो। तो N2 मॉलिक्यूल के आयनाइजेशन एनर्जी को नाइट्रोजन से कैसे रिलेट कर सकते हैं? बहुत ही डिफिकल्ट लेवल का सवाल है जो सोचने के हिसाब से काम कर सकते हैं। काम ये करना पड़ेगा कि नाइट्रोजन वाले पार्ट का जो डायग्राम हम लोग मेंशन करते हैं, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में बॉक्स बॉक्स मेंशन किए थे, उसमें एनर्जी के कंसिडरेशन को देखना पड़ेगा। जैसे N2 का डायग्राम जब मेंशन करते थे तो इस केस में जो 2p ऑर्बिटल था ये सबसे हाईयर एनर्जी पे था, और इस 2p वाले पार्ट में नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन्स था, ऐसा बोल के चल रहे थे। जब हम लोगों का बॉन्डिंग वाला पार्ट हुआ तो इस केस में पहले π2p का फॉर्मेशन हुआ, फिर σ2p का फॉर्मेशन हुआ, फिर उसके बाद वापस हम लोग यहाँ पे π*2p लेके चल रहे थे और σ*2p। ऑल्दो इससे फर्क नहीं पड़ रहा तो कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स में सबसे पहला इलेक्ट्रॉन नीचे फिल होगा, फिर उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन पैरेलल में फिल होगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन नीचे फिल होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन पैरेलल में फिल होगा, फिर पांचवा और छठा इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में ये पूरा जो डायग्राम था अगर तुमको याद हो तो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग मेंशन करके चल रहे थे, मतलब पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। तो अपना 2p ऑर्बिटल के लोअर एनर्जी पे हम लोगों का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा जहाँ पे हम लोग के इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। और आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिक डेफिनेशन को कंसिडर करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करके देखना। पहले वाले केस में हम लोग का आंसर है नाइट्रोजन और दूसरे वाले केस में हम लोग का आंसर है ऑक्सीजन, मतलब O2 मॉलिक्यूल। पहले वाले केस में नाइट्रोजन एटम का आयनाइजेशन एनर्जी कम है, दूसरे वाले केस में O2 मॉलिक्यूल का आयनाइजेशन एनर्जी कम है। तो हम केवल एक छोटा सा हिंट दिए हैं कि ये डायग्राम बना के देखना, इस डायग्राम के हिसाब से तुमको एनर्जी का आइडिया लग जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी का प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ना, प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है, एक एक वर्ड मैटर करता है उसमें। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन करता है हम लोग क्या क्या वर्ड्स की बात कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम लोग ये दोनों क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको तुम लोग को सोच के आना है, एक तो सोच के भी नहीं आना, ये तो सोच के आना है। इसमें तो तुमको हम हिंट बता दिए, सब कुछ बता दिए, क्वेश्चन तुमको सोच के आना है, इसको गूगल मत करना। ऊपर वाले पार्ट को अगर तुमको सर्च करना है तो हम सजेशन देंगे, क्लास 12 के एनसीईआरटी में पी ब्लॉक में हैलोजन एंड नोबल गैसेस करके एक टॉपिक दे रखा होगा, जीडीली में भी पढ़ सकते हैं। जीडीली में जहाँ कहीं भी पी ब्लॉक में हैलोजन दे रखा होगा, हैलोजेंस में ये फैक्ट दे रखा होगा, तो वहां पे ये टॉपिक आराम से रीड करके देख सकते हैं। बट गूगल मत करना, गूगल हम सजेशन नहीं देंगे, मतलब सीधा आराम से ट्राई करके देखना इन दोनों क्वेश्चंस को, नोट कर लो। और ये तुम्हारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाले पार्ट का कांसेप्ट है जो हम लोग अभी तक डिस्कस किया। ऑल्दो क्वेश्चंस में तुमको पढ़ के तब समझ में आ गया होगा कि उसमें 30-40 क्वेश्चन थे, उसमें से एक या दो क्वेश्चन शो छोड़ करके तो सारा क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल टाइप के होते हैं, इसमें कंसेप्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल तुम्हारे काम का नहीं रहेगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन इसमें रिलेट किए जा सकते हैं। और इस चीज को नोट करने के बाद फिर हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना है उस चीज को हम लोग डाइपोल मोमेंट बोल सकते हैं। अब डाइपोल मोमेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, फजांस रूल, ये 4 टॉपिक बचा है। फिर उसके बाद कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्योर टॉपिक्स हैं, और आराम से हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 में या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में कंसिडर करना शुरू करेंगे। तो इसके नीचे अपने कॉपी में हेडिंग डाल देना डाइपोल मोमेंट, पेज चेंज कर लेना, ज्यादा बेटर होगा, पेज मत बचाना। डाइपोल मोमेंट, इस चीज को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट को भी म्यू से डिनोट करते हैं, डाइपोल मोमेंट को भी म्यू से डिनोट करते हैं, लेकिन दोनों सेम चीज नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। चलो ध्यान दो। जैसे सबसे पहला चीज ये कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन क्या होता है। रौनक बताओ भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन क्या होता है? यार आवाज नहीं आ रहा क्लियरली तुम्हारा। अभिषेक, Sir, the tendency to attract the द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट hello द, sir, हाँ बोलो, द टेंडेंसी टू
shared pair of electrons. So the tendency to attract the shared pair of electrons. the tendency to attract the shared pair of electrons. तो इसके डेफिनेशन के हिसाब से अगर बात करें तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले ही बोल दिया। शेयर्ड पेयर का मतलब क्या है? जब हम लोग शेयरिंग के बेसिस पे एक बॉन्ड बनाते हैं तभी तो वहाँ शेयर्ड पेयर निकल के आएगा। तो अगर हम लोगों का एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तभी ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डेफिनेशन है वो इंटायरली इस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा होगा, और उस बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट और पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि सोच के देखो, अगर मान लो यहाँ बॉन्ड बनना है तो ए वाला पार्ट और बी वाला पार्ट दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो जब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो आइडियली ए एटम और बी एटम के बिल्कुल बीच में हम लोग के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। हम लोग ऐसा मान के चल सकते हैं कि ए एटम और बी एटम के बिल्कुल बीच में इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ऐसा कंसिडर करके चला जा सकता है। अगर मान लो कि जैसे हम लोग आइडियल सिचुएशन लेके चले तो दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में होना चाहिए, लेकिन हम एक छोटा सा सिचुएशन लेके चलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, ऐसा मान के चलते हैं। तो इस तरह के केस में हम लोग के डेफिनेशन के हिसाब से आइडियली इलेक्ट्रॉन बीच में होना चाहिए, लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी में ज्यादा होगा। मतलब ए वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना चाहेगा। तो जब ए वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना चाहेगा मतलब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ए के तरफ ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? तो इससे एक चीज फर्क पड़ेगा, जैसे मान लो अगर हम लोग आयनिक बॉन्ड बनाते थे तो आयनिक बॉन्ड में हम लोग ये कंसिडर करते थे कि एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन किया और बॉन्ड का फॉर्मेशन कराया। तो जैसे अगर बी वाला पार्ट एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो बी प्लस का फॉर्मेशन कराएगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर दे देगा। वही एक इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट ए वाला पार्ट जब गेन करेगा तो इस केस में ए माइनस का फॉर्मेशन कराएगा, और फिर ये दोनों के दोनों स्पीसीज आपस में कंबाइन करके आराम से ए बी का फॉर्मेशन कराते हैं। रहता प्लस और माइनस चार्ज ही है, लेकिन ए बी का फॉर्मेशन मतलब ए वाले पार्ट के ऊपर माइनस, बी वाले पार्ट के ऊपर प्लस। तो जब एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उस केस में एक कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज देते हैं। एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ए वाला पार्ट गेन किया तो एक कंप्लीट नेगेटिव चार्ज दे दिया। बट अगर मान लो इस सिनेरियो की बात करते हैं तो ए और बी में से दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों का है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ए का है, एक इलेक्ट्रॉन बी का है। ए का अपना इलेक्ट्रॉन ए की तरफ वापस आ गया और बी के इलेक्ट्रॉन को भी खींच के ले आ रहा है। तो इस केस में बी वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन का कुछ पार्ट लूज कर रहा है, कंप्लीटली एक इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन के कुछ पार्ट को लूज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया तो अब तक मालूम पड़ चुका है कि इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसा चीज होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरा एकदम दूसरी जगह चला गया होता तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज आता, बट उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कुछ पार्ट दूसरी तरफ गया। तो इसका मतलब कुछ पार्ट जाने की वजह से कुछ चार्ज आएगा, कंप्लीटली एक प्लस या एक माइनस चार्ज नहीं आएगा। अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और उस इलेक्ट्रॉन का कुछ पार्ट लूज कर रहा है तो इस केस में इसके ऊपर प्लस चार्ज तो आएगा लेकिन कुछ प्लस चार्ज आएगा। इस चीज को हम लोग आराम से डेल्टा प्लस से डिनोट कर सकते हैं। मतलब डेल्टा का मतलब छोटा अमाउंट और प्लस तो पॉजिटिव चार्ज था ही, और ए वाला पार्ट कुछ पार्ट ऐड कर रहा है तो इस केस में कुछ पार्ट के लिए डेल्टा और आराम से यहाँ पे माइनस लेके चल सकते हैं। तो इस केस में जब भी कभी एक बॉन्ड हम लोग कंसिडर करेंगे और उस बॉन्ड में दो अलग अलग एटम्स है, कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड कंसिडर करेंगे और उसमें दो अलग अलग एटम्स है, तो इस केस में दोनों एटम्स के अलग होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पार्ट मोस्टली अलग रहेगा ही रहेगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग रहा तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचना चाहेगा, और अगर अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचा तो वो अपने ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज लेगा और डेल्टा प्लस चार्ज सामने वाले को देगा, जिसके वजह से दो चार्जेस इक्वल चार्जेस, क्योंकि मॉलिक्यूल शुरुआत में जीरो चार्ज था तो नेट चार्ज जीरो ही होगा, जितना डेल्टा माइनस होगा उतना ही डेल्टा प्लस होगा। तो दो इक्वल चार्जेस एंड अपोजिट चार्जेस एक सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेट हो गए। इस तरह के सिस्टम को जब भी कभी दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस वाले पार्ट एक सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेट हो रखे होते, क्यू और माइनस क्यू, जब भी कभी दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेट हो रखे होते हैं तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग
डाइपोल बोला करते हैं। डाइपोल वर्ड ही काफी है, डाइपोल मतलब दो पोल टाइप का चीज है। तो एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, दो अपोजिट टाइप का ओरिएंटेशन है, बट हमेशा एक सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेटेड होना चाहिए। तो इस चीज को हम लोग डाइपोल कंसिडर किया करते हैं। तो जब भी कभी एक मॉलिक्यूल में, एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल में पार्टिकुलरली एक बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर दो डिफरेंट एटम होने की वजह से हम लोग का डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस वाले पार्ट का फॉर्मेशन होगा। मतलब दो इक्वल चार्जेस एक सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेट हो जाएंगे। इस तरह के डिस्टेंस के सेपरेशन में अगर अपोजिट चार्जेस है तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग डाइपोल बोला करते हैं। इस एक चीज का हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो उसमें छोटा सा एक पहले डेफिनेशन नोट कर लो, तभी डायग्राम वाला पार्ट नोट करना है अपने को। डेफिनेशन नोट करो, पहले ये नोट कर लो ये चीज, क्यू और माइनस क्यू, डायग्राम नोट कर ही लो यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट। और उसके नीचे मेंशन भी कर लेना। सर वहाँ पे प्लस चार्ज होगा ना? कहाँ पे, कहाँ पे? प्लस सर, वो क्यूब प्लस मशीन। अरे कुछ नहीं लिखा तो पॉजिटिव नहीं मानते हैं क्या? गजब नहीं करता है तुम। वन का मतलब प्लस वन होता है कि वन वन होता है? अरे कुछ नहीं दिया तो पॉजिटिव मान के चलेंगे। माइनस वन मतलब माइनस वन होता है। ये डेफिनेशन नोट कर लो। When two equal and opposite charges are separated by a distance, then it is called as dipole. और इसके नोट करने के बाद ये ऊपर वाला पार्ट मेंशन कर लेना, केवल यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, कि अगर हम लोग का ए और बी एटम है, सबसे पहला चीज एक ये मॉलिक्यूल दे रखा, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ग्रेटर देन बी है, तब उसके इसमें इस तरह का सिस्टम डेवलप हो जाता है। यहाँ पे मेंशन कर लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। क्या बोल रहे हैं? थोड़ा सा डेफिनेशन देखना बाकी किया था। एक मिनट रुको, एक मिनट रुक जाओ। टेक्नोलॉजी का यूज करो यार आराम से। लो लिख लो डेफिनेशन। वन नोट में मेरा जिंदगी बहुत आसान हो गया है। तुम्हारा क्लास भी शुरू होगा तो हम प्रोजेक्टर लगवा के वन नोट में ही पढ़ाएंगे। आराम से अपना डिजिटल पैड या आईपैड लेकर घूमते रहेंगे, उसमें लिखते रहेंगे और प्रोजेक्टर में सब कुछ चलता जाएगा। हेडेक नहीं है हमको, मिटाने का हेडेक नहीं है। सब लोग शॉपिंग करने निकल गया क्या दशहरा का? आज कौन सा दिन है? मतलब अष्टमी है, नवमी है, सप्तमी है, क्या है आज? पंचमी। पंचमी है। अरे रौनक तो पूरा पार्टी कर रहा होगा उधर। दशहरा का तो खूब तैयार, इस बार तो तैयारी हो नहीं रहा होगा यार तुम लोग का। तो जिंदगी खराब हो गया, दशहरा ही खराब हो गया, बताओ है कि नहीं? यस सर। हम कलकत्ता का दशहरा घूम नहीं पाए यार अभी तक। मेरे पापा 10 साल कोलकाता में रहे हैं, मतलब तो मेरे पापा का जॉब वहाँ रेलवे में था पहले, बट हम कभी कलकत्ता का दशहरा नहीं घूमे। बहुत सुने हैं लेकिन घूम नहीं पाए। जाने का मन बनाते हैं लेकिन भीड़ भाड़ देख करके सोचते छोड़ो यार, इतना भीड़ में कौन मरने जाएगा। और हमको अब पता चल रहा है कि दशहरा के लोग, मतलब कोलकाता के लोग दशहरा में खुद घूमने बाहर चले जाते हैं। बाहर के लोग दशहरा में कोलकाता आते हैं, वही लोग बाहर चले जाते हैं आजकल। तो इस केस में हम लोगों का डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस का फॉर्मेशन होता है, ऐसा तो कंसिडर कर लिए, मतलब एक डाइपोल का फॉर्मेशन हो गया। और इसके बाद हम लोग एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे फिर से मेंशन करते हैं, जब भी कोई दो चार्ज है और इस केस में दोनों के बीच में जो डिस्टेंस वाला पार्ट है अगर वो d के बराबर है, तो इस केस में जो डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट होता है म्यू, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज में हम लोग प्लस ले या माइनस ले कोई मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड से मतलब है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस, इस चीज को
डाइपोल मोमेंट कंसिडर किया जाता है। तो अगर हम लोग अपने मॉलिक्यूल में इस चीज को कंसिडर करें तो चार्ज वाला पार्ट कितने के बराबर है, तो डेल्टा प्लस या डेल्टा माइनस के बराबर। तो किसी का भी मैग्नीट्यूड ले लो इनटू ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो बेसिकली बॉन्ड लेंथ होता है। अगर ढंग से सोचा जाए तो ए और बी एटम के बीच में अगर हम लोग डाइपोल क्रिएट कर रखे हैं, एक जगह डेल्टा प्लस है एक जगह डेल्टा माइनस है, किसी में प्लस डालो किसी में माइनस डालो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, चलो कन्वेंशन ये रख लेते हैं अभी के लिए। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस वाला पार्ट दोनों के न्यूक्लियस का बीच का डिस्टेंस है। इस चीज को बॉन्ड लेंथ भी तो ही बोला जाता है। तो इस केस में हम लोग के इस मॉलिक्यूल के लिए डाइपोल मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू, आराम से हम लोग डेल्टा प्लस या डेल्टा माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू बॉन्ड लेंथ वाला जो डिस्टेंस है, इस चीज को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मूला यही ध्यान रखना, चार्ज इनटू डिस्टेंस, यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं कि हम लोग का डाइपोल मोमेंट कंसिडर किया जा सकता है। नोट कर लो फॉर्मूला। ऑल्दो फॉर्मूला वाला जो पार्ट है ये काम का नहीं है, फॉर्मूले के ऊपर सवाल नहीं आता है, मतलब फॉर्मूले के ऊपर कोई सवाल नहीं पूछा जाता है। हम लोग को इसके क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट से मतलब नहीं है। क्लास 12 में जो सबसे पहला टॉपिक होता है इलेक्ट्रोस्टैट, उसमें तुम लोगों के पास ये फॉर्मूला फिर से आएगा। वहां पे डाइपोल का बहुत तरह का वेरिएशन देखना है कि जैसे एक डाइपोल है, इस डाइपोल के यहाँ पे अगर जाएंगे तो कितना फोर्स लगेगा, इस एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ जाएंगे तो कितना फोर्स, यहाँ जाएंगे तो कितना फोर्स, यहाँ के अलॉन्ग यहाँ जाएंगे तो कितना फोर्स। इस तरह का बहुत सारा कैलकुलेशन है फिजिक्स में, बट केमिस्ट्री में वो सब काम का नहीं है अपने। हम लोग को केमिस्ट्री में इन सब चीज से मतलब नहीं है। केमिस्ट्री में हम लोगों को क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से मतलब है कि दो डाइपोल है तो दोनों का एडिशन कैसे होगा, दोनों को हम लोग से दो डाइपोल वाले पार्ट का एडिशन, तीन डाइपोल का एडिशन कैसे कराएंगे, एक मॉलिक्यूल में अगर तीन बॉन्ड है, तीनों पोल डाइपोल वाला पार्ट रखता है तो कैसे नेट डाइपोल कैलकुलेट करेंगे। इन सब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से हम लोग को मतलब है, जो तुम लोग को थोड़ा बहुत शेप से एसोसिएट करना पड़ेगा। मतलब मॉलिक्यूल का लेविस स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन और शेप, इस चीज का एप्लीकेशन हम लोग के डाइपोल मोमेंट में निकल के आएगा। और याद रखना पड़ेगा कुछ कुछ फैक्ट्स भी, कुछ चीजें हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते बट कुछ चीजों के लिए हम लोग फैक्ट आराम से यूज कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पे मेंशन कर लेना, यूनिट वाला पार्ट। यूनिट वाले पार्ट में हम लोग वर्ड यूज करते हैं डी बाई, और 1 डी बाई इज इक्वल टू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। ये भी एक यूनिट होता है बट अपने काम का नहीं है। मतलब हम लोग कैपिटल डी से डी बाई को डिनोट किया करते हैं, ब्रैकेट में लिख लेना कैपिटल डी। डाइपोल, जैसे डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट में बोर मैग्नेटॉन था, सिमिलर टाइप से डाइपोल मोमेंट में हम लोग डी बाई डी आराम से मेंशन करते हैं। ESU वाला पार्ट का मतलब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यूज करके चल रहे हैं, जो तुम्हारे फिजिक्स वगैरह में शुरुआत में डिस्कस किया गया होगा कि हम लोग CGS यूनिट की बात करते हैं, SI यूनिट की बात करते हैं, तो ESU कलम्स को यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। और जिसको कन्वर्जन देखना होगा कि ESU वाले पार्ट को हम लोग कूलम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो बुकलेट में थ्योरेटिकल पार्ट में रीड कर सकते हैं इस चीज को। वहां पे तुमको 1 डी बाई इज इक्वल टू कितना कूलम मीटर है ये भी पता चल जाएगा, आराम से वहां पे रीड कर सकते हैं। अगर करना है तो, और लोग काम का नहीं है, करना है तो कर सकते हैं। पॉइंट नोट करो सबसे पहला, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी is a vector quantity। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर एडिशन होगा, जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं वेक्टर एडिशन, उस टाइप से हम लोग यहाँ पे वेक्टर एडिशन कर सकते हैं। बट पहला पॉइंट अभी केवल नोट करो, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा पॉइंट, if a bond has dipole moment equal to 0, अगर किसी एक बॉन्ड में डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर है तो इस तरह के बॉन्ड्स को हम लोग नॉन पोलर बॉन्ड बोलते हैं। मतलब डाइपोल मोमेंट अगर है तो पोल्स बन गया तो पोलर बॉन्ड बोल रहे हैं। तो अगर डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, मतलब डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट नहीं है इक्वल टू 0, तो उस केस में नॉन पोलर बॉन्ड बोलेंगे। अगर डाइपोल मोमेंट है तब उस केस में हम लोग पोलर बॉन्ड आराम से वर्ड मेंशन कर सकते हैं। If a bond has dipole moment equal to 0, तो इस केस में नॉन पोलर बॉन्ड, डाइपोल मोमेंट नॉन इक्वल टू 0 तो पोलर बॉन्ड। दूसरा पार्ट,
एक मॉलिक्यूल के अंदर एक बॉन्ड नहीं होता, जैसे मान लो कि अगर AB2 टाइप का मॉलिक्यूल है तो इस केस में दो बॉन्ड्स अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस और यहाँ वाले पार्ट में डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। तो इस केस में इधर भी एक डाइपोल है, इधर भी एक डाइपोल है। अगर दो डाइपोल्स हैं तो हम लोग इस पॉइंट को यूज करेंगे आराम से, वेक्टर क्वांटिटी वाला पार्ट। जैसे इस चीज का ध्यान रखना, एक बॉन्ड में पोलैरिटी हो सकता है, बट जब हम लोग एक मॉलिक्यूल के पोलैरिटी की बात करेंगे, जब भी हम लोग डाइपोल मोमेंट वर्ड यूज करते हैं तो डाइपोल मोमेंट वाले पार्ट में सबसे शुरुआत में हम लोग बॉन्ड्स की बात करते हैं। बट अगर एक मॉलिक्यूल में दो या दो से ज्यादा बॉन्ड्स एग्जिस्ट करेगा तब उस केस में हम लोग सारे के सारे बॉन्ड्स के डाइपोल मोमेंट का वेक्टर एडिशन करके नेट डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, और उसी नेट डाइपोल मोमेंट को हम लोग उस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कंसिडर किया करते हैं। मतलब अगर एक मॉलिक्यूल में दो या दो से ज्यादा बॉन्ड है तो हर एक इंडिविजुअल बॉन्ड्स के डाइपोल मोमेंट को एड अप करके हम लोग पूरे मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे आराम से तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम लोग के पास तरीका होता है। पॉइंट नोट कर लो इसके नीचे, थर्ड पॉइंट। इन अ मॉलिक्यूल the net dipole moment is calculated using the vector addition of all the dipole moments of individual bonds। एक मॉलिक्यूल के अंदर नेट डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते वक्त हम लोग सारे के सारे बॉन्ड्स के डाइपोल मोमेंट्स वाले पार्ट का वेक्टर एडिशन करके आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो उसमें वेक्टर एडिशन वाला पार्ट अगर हम लोग कंसिडर करना शुरू करते हैं तो जैसे मान लो एक डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट ऐसा ले लिया μ1 और यहाँ वाले पार्ट में हम लोग डाइपोल मोमेंट ले लिया μ2 और दोनों के बीच में एंगल थीटा के बराबर है। तो जब दोनों का हम लोग रिजल्टेंट डाइपोल कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्टेंट वाला पार्ट यहाँ बीच में कहीं निकल के आएगा। तो आराम से म्यू रिजल्टेंट इज इक्वल टू μ1 μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा के बराबर कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। तो इस केस में ये वाला पार्ट अपने अंडर रूट में आराम से म्यू रिजल्टेंट इज इक्वल टू μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा के बराबर बोला जा सकता है। और अगर मान लो कि एक मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड्स होता और दोनों बॉन्ड्स इसी एंगल पे है और दोनों बॉन्ड्स बराबर है, बराबर होने का मतलब सेम बॉन्ड है तो डाइपोल मोमेंट सेम होगा दोनों का, दोनों के बीच में एंगल थीटा के बराबर है। तो जो रिजल्टेंट वाला पार्ट कैलकुलेट करेंगे म्यू रिजल्टेंट इज इक्वल टू पहले वाले केस में μ1 स्क्वायर, तो μ1 वाला पार्ट और μ2 तो बराबर है, इसका मतलब म्यू स्क्वायर हो गया। दूसरे वाले केस में μ1 μ2 बराबर है, मतलब म्यू स्क्वायर हो गया। तीसरे वाले केस में μ1 μ2 वाला पार्ट म्यू के बराबर हो गया, इसका मतलब 2 म्यू स्क्वायर ले सकते हैं और आगे cos थीटा। तो यहाँ से एक्सप्रेशन में 2 म्यू स्क्वायर निकल के आएगा। तो आराम से म्यू स्क्वायर को लेकर के बाहर चले जाते हैं, तो यहाँ से म्यू वाला पार्ट बच जाएगा। बाकी बचेगा 2 + 2 cos थीटा। ये तुम लोग मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया है। तो एक चीज बताओ हमको, 2 + 2 cos थीटा, इसको अगर हम लोग 2 × 1 + cos थीटा लिखे तो ये हम लोग का फॉर्मूला क्या निकल के आता है? 1 + cos थीटा। सर म्यू को तो So बाहर cos square theta by 2. cos 2 स्क्वायर थीटा cos बाई square 2, theta. 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इस केस में अगर हम लोगों का ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन में 2 को कॉमन लेकर के बाहर लेकर आ गए थे, तो यहाँ से एक्सप्रेशन में म्यू वाला पार्ट तो बाहर चला गया था, 2 बाहर आया था, और उसके अलावा 1 + cos थीटा वाले पार्ट को हम लोग 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर ले सकते हैं। तो अपने एक्सप्रेशन में ये 2 × 2 ये भी बाहर निकल के 2 के बराबर हो जाएगा, तो 2 × म्यू ले सकते हैं। बाकी cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का जब अंडर रूट लेंगे तो उस केस में cos थीटा बाई 2 निकल के आएगा। तो अगर हम लोगों का सेम डाइपोल वाला पार्ट दो मतलब अलग अलग डायरेक्शन में डाल रखे जिसका एंगल थीटा के बराबर है, तो उस केस में म्यू रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2 म्यू cos थीटा बाई 2 डायरेक्टली बोला जा सकता है। याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो लॉजिकल चीज भी है, बट उससे हमको बस एक रिलेशन निकालना है। जैसे अगर मान लो थीटा वाला पार्ट बढ़ता है
तो जब थीटा 0 होगा तो कॉस का वैल्यू कितना होगा, ये कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा अगर थीटा वाला पार्ट 0 के बराबर है 1 sir. तो 1 के बराबर। फिर थीटा वाला पार्ट जब हम लोग मतलब अगर ये 1 हो गया cos थीटा बाई 2 तो इसके इसमें म्यू रिजल्टेंट 2 म्यू के बराबर होगा, मतलब एक म्यू ऐसा है और दूसरा म्यू ऐसा है, तो दोनों ऐड अप होकर के रिजल्टेंट वाला पार्ट आराम से 2 म्यू के बराबर बनाएगा। सेम डायरेक्शन है जैसे फिजिक्स में पढ़ा था अभी कि एक फोर्स ये है और दूसरा फोर्स यही है, तो टोटल फोर्स 2F के बराबर हो जाएगा। फिर अगर मान लो कि हम लोग थीटा वाला पार्ट 90 डिग्री के बराबर रखते हैं तो 90/2 मतलब 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से अपने वैल्यू 2 म्यू इंटू cos 45 कितना होता है √2 1/√2 1/√2, तो यहाँ से √2 के बराबर वैल्यू आएगा, मतलब 2 म्यू के बराबर वैल्यू नहीं आएगा, 1.732 के बराबर वैल्यू नहीं सॉरी 1.414 के बराबर वैल्यू निकल के आएगा, तो थोड़ा छोटा वैल्यू हो गया। अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हुआ, 180 डिग्री का मतलब एक डाइपोल मोमेंट एक डायरेक्शन में है, दूसरा डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट दूसरे डायरेक्शन में है और एग्जैक्टली सेम डाइपोल है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो जब थीटा वाला पार्ट 180 के बराबर होगा तो उस केस में थीटा बाई 2 90 डिग्री के बराबर होगा और cos 90 वाला पार्ट 0 के बराबर होता है। तो ये पूरा सेकंड टर्म अगर 0 हो गया मतलब रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 होगा, होना भी चाहिए क्योंकि दोनों फोर्स या दोनों डाइपोल एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट करेंगे। तो हम लोग ऐसा रिलेशन ले सकते हैं आराम से, म्यू रिजल्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा वाला पार्ट जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा उस केस में हम लोग का सॉरी थीटा वाला पार्ट 1/थीटा, थीटा वाला पार्ट जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा तो उस केस में हम लोग का डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट घटता चला जाएगा। ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट वाले पार्ट का कंसिडरेशन है इसका थोड़ा ध्यान रखना है। अगर हम लोग का सेम पार्ट रहा तो ऐसा कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं। पहले नोट करो इस चीज को फिर हम लोग आगे बात करते हैं। टाइम हो गया, पढ़ाना तो था आज टॉपिक, चलो ठीक है आज के लिए यहीं पे रख देंगे टॉपिक, क्योंकि नेक्स्ट हम लोगों को बस एक पार्ट अब कैलकुलेशन में करना है कि नेट डाइपोल मोमेंट एक मॉलिक्यूल का कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वहां से मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है इसके ऊपर कमेंट किया जा सकता है। वो पॉइंट अभी लिखवाएंगे हम लोग। सो हाँ दो एटम के बीच में सर कितने भी बॉन्ड हो सकते हैं सर, डबल ट्रिपल, तो उस केस में सर डाइपोल मोमेंट सेम निकलेगा? नहीं, दो एटम्स के बीच में अगर बॉन्ड अगर रहा भी तो डबल ट्रिपल कुछ ही बॉन्ड रहा तो उससे हम लोग क्या मतलब है, डिस्टेंस फिक्स है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस जाएगा, तो डाइपोल तो एक ही क्रिएट हुआ ना। दो पोजीशंस के बीच में जहाँ चार्जेस आए तो एक ही तो डाइपोल क्रिएट हुआ, वो एक सिंगल बॉन्ड का डाइपोल है, वो डबल बॉन्ड का डाइपोल, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। टोटल एक एटम पे कितना चार्ज डेवलप हुआ इससे मतलब है, और उसके अलावा दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है। तो सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, ये ओवरऑल एक डाइपोल मोमेंट का सिस्टम निकल के आया। एक एटम पे अगर दो अलग अलग एटम्स के साथ बॉन्ड है तब दो डाइपोल वहां पे निकल के आएगा। ठीक है, यस सर। और इसको नोट करने के बाद एक छोटा सा पॉइंट नोट कर सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा ना, यहाँ पे एक बॉन्ड में अगर डाइपोल मोमेंट 0 है तो नॉन पोलर बॉन्ड, और एक बॉन्ड में अगर डाइपोल मोमेंट नॉन 0 है तो पोलर बॉन्ड। तो सिमिलर टाइप से हम लोग यहाँ पे भी एक पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लो। इफ अ मॉलिक्यूल हैज नेट डाइपोल मोमेंट, मॉलिक्यूल में जब भी बात करेंगे तो नेट डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे हम लोग। इफ अ मॉलिक्यूल हैज नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो, तो अगर डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है मतलब पोल्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इस केस में हम लोग आराम से पोलर मॉलिक्यूल की बात कर सकते हैं। और अगर डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट हम लोग के 0 के बराबर दे रखा तब उस केस में हम लोग आराम से नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात कर सकते हैं। ये वर्ड हम लोग कहीं कहीं डिस्कशन में एक दो जगह बोले थे और बोला था केमिकल बॉन्डिंग में बताएंगे पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है। तो जहाँ डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है, डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है तो पोलर मॉलिक्यूल, डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कंसिडर कर सकते हैं। इस एक छोटे से पॉइंट का थोड़ा हमने को ध्यान रखना होता है। और ये चीज ध्यान रखना, एक मॉलिक्यूल में जैसे दो स्टेटमेंट होता है बेसिकली। अगर एक मॉलिक्यूल के सारे बॉन्ड्स नॉन पोलर है तो मॉलिक्यूल हमेशा नॉन पोलर होगा। ठीक है, फिर से सुन लो एक बार, एक मॉलिक्यूल के सारे बॉन्ड्स नॉन पोलर है तो उस केस में जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर होगा। अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 बॉन्ड्स बनाए, सबका डाइपोल मोमेंट 0 है, तो अगर सबका डाइपोल मोमेंट 0 हो गया तो ऑब्वियस सी बात है
कि हम लोग का नेट डाइपोल मोमेंट 0 ही रहेगा, किसी को भी हम एडअप करेंगे तो सब 0 0 0 0 एडअप हुआ नॉन पोलर। तो अगर एक मॉलिक्यूल के सारे बॉन्ड्स नॉन पोलर हैं तो इस केस में मॉलिक्यूल हमेशा नॉन पोलर होगा। दूसरा पार्ट, एक बॉन्ड मॉलिक्यूल के अगर सारे बॉन्ड्स पोलर हैं तो मॉलिक्यूल पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। उसको थोड़ा ध्यान रखना कैसे हो सकता है, क्योंकि हम लोग जैसे मान लो कि एक पॉइंट की रिस्पेक्ट में बात करें, एक फोर्स ऊपर गया, एक फोर्स इधर गया, एक फोर्स इधर गया, तो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अगर तीनों फोर्स इक्वल रहा और एंगल 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री है तो लामीज थ्योरम में इस तरह का पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। बेसिकली तीन इक्वल फोर्सेस इक्वल एंगल पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो नेट फोर्स वाला पार्ट अपना 0 निकल के आएगा। तो मॉलिक्यूल के अंदर फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन नेट फोर्स वाला पार्ट 0 है, क्योंकि सिमेट्रिकल फोर्स होने से वेक्टर एडिशन पे सब कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो सेम टाइप से एक डाइपोल मोमेंट म्यू है, दूसरा डाइपोल मोमेंट म्यू है, तीसरा डाइपोल मोमेंट म्यू है। तो डाइपोल मोमेंट्स एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट हम लोग का 0 हो सकता है। तो मॉलिक्यूल पोलर बॉन्ड होने के बाद भी नॉन पोलर हो सकता है। इस एक स्टेटमेंट का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते करते अपने आप यूज टू हो जाएंगे इस चीज को लेके, बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक चीज थोड़ा और ध्यान रखना है इसमें, 4 पॉइंट नोट करो। जैसे ये कन्वेंशन फिजिक्स के कन्वेंशन से थोड़ा उल्टा है। जैसे हम लोग मान लो ऐसे बात करते हैं कि ए और बी वाला पार्ट दे रखा और ए वाला पार्ट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर डेल्टा माइनस आएगा, यहाँ के ऊपर डेल्टा प्लस। तो हम लोग नॉर्मली केमिस्ट्री में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसके डायरेक्शन में डाइपोल बनाते हैं। मतलब डाइपोल में हम लोग जो वेक्टर वाला पार्ट है उसको डिनोट करने के लिए ऐसा एरो मेंशन किया है। तो इस केस में जो डाइपोल वाला पार्ट है वो हमेशा हम लोग टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रखते हैं केमिस्ट्री में, लेकिन फिजिक्स में उल्टा होता है। फिजिक्स में हमेशा प्लस और माइनस चार्ज के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। फिजिक्स में हमेशा डाइपोल का डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ जाता है, बट केमिस्ट्री में कन्वेंशन एकदम सिंपल है। हम लोग को चार्ज नहीं देखना है, हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जैसे दोनों इलेक्ट्रॉन एक की तरफ जाएगा, अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो डाइपोल भी उसी के डायरेक्शन में रहेगा। ये सिंपली केमिस्ट्री का कन्वेंशन है। फिजिक्स के कन्वेंशन से थोड़ा उल्टा है लेकिन हम लोग केमिस्ट्री में यही मान के चलते हैं, इसको याद रखना होगा। पॉइंट नोट कर लो और ब्रैकेट में लिख लेना, ब्रैकेट में इन केमिस्ट्री द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। सब बैकग्राउंड से काफी आवाज आ रहा है। मेरे बैकग्राउंड से गाड़ी का यस। बाहर मार्केट में गाड़ी चल रहा है, बोल तो रहे कि आज बहुत शॉपिंग करने के लिए लोग निकले हुए हैं। द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हम लोगों के डाइपोल वाले पार्ट में हमेशा डायरेक्शन ऑफ डाइपोल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगा। जैसे मान लो HCl है तो HCl वाले पार्ट में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन है, डाइपोल मोमेंट इसी डायरेक्शन में होगा। मान लो हम लोग ICl लेके चलते हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन है, इसी की तरफ डाइपोल मोमेंट निकल के आएगा। अगर हम लोग OCl2 लेके चलते हैं तो OCl2 में अपने पास 2 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड वाले पार्ट में हम लोग ऑक्सीजन की तरफ डालेंगे और दूसरे बॉन्ड में भी ऑक्सीजन की तरफ डाइपोल का डायरेक्शन डालेंगे। एक तो ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है। तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और इसी के नीचे हमेशा ध्यान रखना इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट। ये सब बहुत एलिमेंट्री पॉइंट्स है, बस इंट्रोडक्शन है, जानने के लिए कोई पूछने वाला नहीं है। इसका एप्लीकेशन जब हम लोग आएगा तो बार बार रिपीट होकर चला जाएगा सारा पॉइंट। इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट देन द नेट डाइपोल is considered towards a lone pair। अगर एक कंपाउंड में लोन पेयर भी एग्जिस्ट करता है तो नेट डाइपोल मोमेंट हमेशा लोन पेयर के डायरेक्शन में कंसिडर किया जाता है। मतलब मॉलिक्यूल के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से हम लोग को थोड़ा मतलब होगा। एक एग्जांपल में हम इस चीज को मेंशन कर रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है तो इसीलिए एक एग्जांपल में मेंशन करेंगे। जैसे मान लो NH3 है, चलो 2 एग्जांपल ले लेते हैं। तो NH3 वाले पार्ट का जो शेप है वो पिरामिडल निकल के आता है। ये तीनों पार्ट एक पिरामिड के शेप में रहेगा। तो उस केस में अगर पिरामिडल शेप है
तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये ऊपर के डायरेक्शन में है, मतलब ऐसा पिरामिड शेप मान के चले और ऊपर लोन पेयर है, तो लोन पेयर के डायरेक्शन में हमेशा एक डाइपोल रहेगा, ये तो बिल्कुल फिक्स है, इसमें दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन वाले पार्ट में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाइट्रोजन के डायरेक्शन में डाइपोल जाएगा, दूसरे नाइट्रोजन के डायरेक्शन में डाइपोल जाएगा, तीसरे नाइट्रोजन के डायरेक्शन में डाइपोल जाएगा। तो एक चीज सोच के देखो कि जैसे हम लोग का ये 3 स्ट्रक्चर वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा, ये चीज मान लो जैसे ये पेन के हिसाब से हम दिखा रहे हैं इस चीज को, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है हम लोग का टेट्राहेड्रल शेप के लिए। अब इस टेट्राहेड्रल शेप वाले पार्ट को अगर हम लोग कंसिडर करें तो एक लोन पेयर हटा दिया, बाकी ये शेप है, तो इस शेप वाले पार्ट में ये जो एटम है ये भी ऊपर के डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, दूसरा जो एटम है इसको हम दूसरे ऐसा रख देते हैं इस टाइप से, तो एक एटम ऊपर के डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, दूसरा एटम वाला पार्ट भी, एक मिनट, ये चीज, एक एटम वाला पार्ट ऊपर के डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, दूसरा एटम भी ऊपर के डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, तीसरा एटम भी ऊपर के डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, तो सभी ऊपर के डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। तो इस वाले पार्ट का जो बॉन्ड है अगर इसको थोड़ा साइड से देखें तो ये बिल्कुल ऊपर के डायरेक्शन में दिखेगा, दूसरा वाला जो बॉन्ड है ये भी ऊपर के डायरेक्शन में दिखेगा, तो दोनों का हम लोग आराम से वेक्टर एडिशन करा सकते हैं, ये मॉलिक्यूल, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, इन दोनों का वेक्टर एडिशन बिल्कुल बीच में ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा, मतलब यहाँ पे बीच में ऊपर के डायरेक्शन में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं इस चीज को। फिर पीछे वाला भी ऊपर के डायरेक्शन में है तो हम लोगों के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को कंसिडर करते हुए अगर काम करें तो नीचे के तीनों बॉन्ड्स का नेट डाइपोल मोमेंट ऊपर आएगा और लोन पेयर तो ऊपर पहले से था, तो इस केस में इन दोनों का एडिशन होकर के ये हम लोग का नेट डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कंसिडर किया जा सकता है। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना इस चीज को हम लोग वेक्टर एडिशन बोलते हुए आराम से डाइपोल मोमेंट में कंसिडर कर सकते हैं। नोट करो डायग्राम। अभी इस चीज में हम डाउट नहीं बताएंगे कि सर ये कैसे हो गया, नेक्स्ट क्लास में जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स लेकर के डिस्कशन करना शुरू करेंगे तो ये चीज अपने आप समझ में आ जाएगा कि 3 डायमेंशन में स्ट्रक्चर होने पे नेट डाइपोल मोमेंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करके चल रहे हैं। लेकिन इन कुछ बेसिक पॉइंट्स का थोड़ा ध्यान रखना तुम लोग, जिन लोगों को मतलब जो थियोरेटिकल पॉइंट्स के हिसाब से अगर बात करें तो इतना थियोरेटिकल पॉइंट्स पूछा जाएगा। अब उसमें फिर मोस्टली सवाल ऐसा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। उस एक पॉइंट के ऊपर जो सवाल होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आराम से डिस्कस कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए हम लोग क्लास यहीं पे एंड करेंगे। जो 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिया है और एक जीरेड एंजीरेड मॉलिक्यूल, कुछ चीज को पढ़ के देखना, और अगर तुम लोगों को डाइपोल मोमेंट वाले पार्ट में 1d वाले पार्ट पे यूनिट देखना है तो ये भी तुम्हारे बुकलेट में डाइपोल मोमेंट में दे रखा है, उसके यूनिट को देखना। फिजिक्स में रिपीट होगा क्लास 12 में, बट केमिस्ट्री में ज्यादा काम का नहीं होता है, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। मतलब जेईई एडवांस में बहुत पहले कभी सवाल आया था डाइपोल मोमेंट का, लेकिन जेईई एडवांस के सिलेबस में मेंशन कर रखा है अब सिलेबस में प्रिसाइजली कि डाइपोल मोमेंट का हम लोग को केवल क्वालिटेटिव एस्पेक्ट देखना है, क्वांटिटेटिव नहीं, मतलब कैलकुलेटिव पार्ट अपने काम का नहीं है, केवल ये हम लोग का जो डायग्राम वायग्राम वाला पार्ट है ये सब चीज हम लोग को कंसिडर करना है। हम लोग को डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना है, कैलकुलेट नहीं करना है, तो इसलिए हम लोग उस चीज का डिस्कशन नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में डाइपोल मोमेंट कंप्लीट हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे और उसका एप्लीकेशन, ये दोनों टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएगा। पहले टॉपिक कवर करेंगे तब उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे बाकी, और उसके बाद हम लोग का एक लेक्चर और लगेगा जिसमें एनिक बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्लास कब लगता है। अगले वीक हम मोस्ट प्रोबेबली ट्राई करेंगे 2 क्लास लग जाए, मतलब नेक्स्ट वीक जैसे ही दशहरा छुट्टी खत्म होगा तो 2 क्लास लगा के पहले तुम लोग ये टॉपिक कंप्लीट करा देंगे। ये दोनों टॉपिक जैसे ही मेरा कंप्लीट होगा तो केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1 जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखा है वो पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद ब्रिज बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग, दोनों सेम ही चीज है, बैक बॉन्डिंग, सिलिकेट्स का स्ट्रक्चर, ऑक्सो एसिड ऑक्सी एसिड्स वाला पार्ट, एसिडिक स्ट्रेन, बेसिक स्ट्रेन, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, सॉल्वेशन इफेक्ट, हाइड्रेशन इफेक्ट, हाइड्रोलिसिस, कलर ऑफ कंपाउंड, इस तरह के एकदम छोटे छोटे टॉपिक से जो क्लास 11th के एनसीईआरटी में कहीं नहीं दे रखा, लेकिन उसको हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का ही पार्ट मानते हैं। उसका एप्लीकेशन जो भी तुम्हारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा हर जगह पे उसका एप्लीकेशन आएगा। वो टॉपिक हम लोग वीक में एक दिन क्लास लगा करके आराम से सॉल्व करेंगे। वो तुम्हारे केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1 के जैसा पार्ट नहीं है, वो कंप्लीटली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट समझ लेना। तो बाकी क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस करेंगे आराम से। So ionic compound bond. हाँ बोलो। आयनिक बॉन्ड तो बोले एक लेक्चर में, एक लेक्चर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक लेक्चर आयनिक बॉन्डिंग, आराम से टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए क्या बोल रहे हैं?
नेक्स्ट वीक कब तक छुट्टी है? नेक्स्ट वीक यार हमको आइडिया नहीं है, ये चीज हमको बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो कुछ नहीं बोल सकते। वैसे 26 तक की छुट्टी, 25 को 10वीं कब है संडे शायद। रौनक? Some 10वीं कब Monday. है? Some मंडे Monday. है 10वीं कि Yes. मंडे को है। 25 तारीख है कि 26 तारीख है, ये बताओ। 26 दोनों दिन। So 25 और 26 को. 26 दोनों है, 2 दिन कैसे हो सकता है 10वीं? सर ये सब छोड़िए, 28 तक छुट्टी दे दीजिए। हाँ, तुमको जिंदगी भर छुट्टी करा देते हैं, रुको तुम्हारा तुमसे मिलते हैं, तुमको जिंदगी से छुट्टी दिलवा देते हैं। अगर 25 को 10वीं है तो फिर 10वीं तक छुट्टी रहेगा। 26 को है। और सॉरी 26 को अगर छुट्टी है तो 26 को 10वीं है तो 26 तक छुट्टी रहेगा, और अगर 25 को है तो 25 तक छुट्टी रहेगा, 26 से क्लास शुरू। जिस दिन 10वीं खत्म छुट्टी खत्म। दशहरा में कोई छुट्टी नहीं, क्योंकि फिर दिवाली आएगा, फिर उसमें छठ भी आएगा। तो वैसे दिवाली और छठ में नॉर्मली होता क्या है कि स्कूल्स वगैरह में छुट्टी मिलता है, सब लोग घर चले जाते हैं। तो इस साल तो ऑनलाइन क्लासेस है, तो ऑनलाइन क्लासेस में दिवाली और छठ क्या, दिवाली वाले दिन छुट्टी होगा और छठ के 1-2 दिन पहले छुट्टी होगा, बस बीच में तो क्लास चलेगा ही। तो हम लोग का जैसे लास्ट ईयर तक होता था कि दशहरा में 4 दिन का छुट्टी हो जाता था, और दिवाली में 10 से 12 दिन का छुट्टी हो जाता है। दिवाली से लेकर छठ तक 9 दिन का छुट्टी रहता ही रहता है। तो दिवाली के लिए 2-3 दिन का छुट्टी और छठ के लिए पूरा लंबा गैप। तो हम लोग का गैप मिल जाएगा इस बार, हम लोग को वहाँ पे 10 दिन का क्लास मिल जाएगा, तो तुम्हारा जो सिलेबस थोड़ा पीछे हो रखा था वो सब कवर हो जाएगा। और दूसरा, क्योंकि छुट्टी का सीजन थोड़ा शुरू हो गया है, तुम लोग को भी 4 दिन का गैप मिल जाएगा, तो तुम लोग भी थोड़ा एनर्जी में आ जाएगा। तो थोड़ा वीक में ज्यादा क्लासेस पे लगा देंगे तो दिक्कत नहीं है। 12th का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो क्लासेस तुम लोग को बढ़ेगा, तुम लोग को दिक्कत नहीं होने वाला है। तो हम लोग का गैप कवर हो जाएगा आराम से, ये अच्छा चीज है। और केमिकल बॉन्डिंग हम लोग का खत्म हो गया, मतलब केमिस्ट्री का सिलेबस हम लोग का अब आगे चल रहा है। केमिस्ट्री वाले पार्ट में अब हम लोग आराम से क्योंकि नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिए हैं, तो 10-12 लेक्चर का टॉपिक तो वैसे ही खत्म हो गया है। वो 10-12 लेक्चर में हम लोग का 7 या 8 लेक्चर केमिकल इक्विलिब्रियम में लगता है, 7-8 लेक्चर में केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। आयनिक इक्विलिब्रियम वाले पार्ट में मेंस लेवल अगर डिस्कशन करें हम लोग तो 6 से 7 लेक्चर लगेगा। थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा बड़ा टॉपिक है, जिसको मतलब बिल्कुल एडवांस लेवल पे ही पढ़ाना प्रीफर करेंगे, बट हम चाहेंगे सबसे लास्ट टॉपिक हो, सबसे लास्ट टॉपिक। उससे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म कर लेंगे। तो गैसीय स्टेट चल ही रहा है तुम्हारा, गैसीय स्टेट के बाद केमिकल इक्विलिब्रियम शुरू होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू होगा। तो गैसीय स्टेट 6, 7 या 8 लेक्चर, केमिकल इक्विलिब्रियम 7 या 8 लेक्चर मैक्सिमम, आयनिक इक्विलिब्रियम 7 या 8 लेक्चर, मतलब ये 3 टॉपिक खत्म होगा। और उसके बाद फिर तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब शुरू होगा तो नोमेनक्लेचर तो खत्म हो गया, जीओसी आइसोमरिज्म, मतलब ऑलमोस्ट 20 लेक्चर। तो 20 प्लस 8, 8 16 36 36 लेक्चर प्लस 20 मतलब अप्रोक्सीमेटली 56 लेक्चर। एक वीक में 4 क्लास लगता है केमिस्ट्री का, शायद 5 क्लास लगता है। और भी मंथ में कितना क्लास होता है, कितना वीक होता है, 4। तो 5 × 4 20, मतलब एक मंथ में 20 क्लास लग रहा है। और हम लोग के पास अभी नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है। शायद हो सकता है, क्योंकि तुम लोग का सिलेबस बहुत अच्छा चल रहा है, तो शायद हो सकता है कि तुम लोगों का सिलेबस हम लोग नेक्स्ट ईयर के टारगेट के हिसाब से, स्कूल का टेंशन है नहीं तुम लोगों को, तो तुम लोग का सिलेबस हम लोग कंप्लीट करा के तुरंत 12th क्लास का टॉपिक इसी साल शुरू कर दे। शायद हम लोग ये प्लान कर रहे हैं, ये कर दे। अगर केमिस्ट्री का सिलेबस ठीक चल रहा है, फिजिक्स का थोड़ा पीछे चल रहा था, 10 दिवाली की छुट्टी में कवर हो जाएगा हम लोग का। तो हम लोग 12th क्लास का टॉपिक इसी साल शुरू कर देंगे। इनफैक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम थोड़ा डिसोसिएशन करके रखते थे कि 11th क्लास में केवल इतना आइसोमरिज्म, सब इस बार तुम लोग एक ही बार पढ़ा देंगे। तो तुम लोग का टॉपिक, मेरा टारगेट ये है नेक्स्ट ईयर को लेकर के कि इस साल के 12th वालों का टारगेट था कि अक्टूबर में सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। बहुत अच्छे से प्लानिंग भी किए थे, बट ऑनलाइन क्लासेस की वजह से स्पीड इतना धीरे हो गया था कि शुरू में क्लास ही नहीं हो पाया। मतलब मार्च में क्लास बहुत अच्छा चला, 22 तक, 22 से पहले तक 20 तक, और उसके बाद फिर अप्रैल में क्लास थोड़ा डिस्टर्ब रहा। 10 तारीख से, 7 अप्रैल से क्लासेस शुरू किए थे हम लोग, बट उसके बाद भी पर डे एक एक क्लास लग रहा था, एक एक क्लास चल रहा था, मतलब 15-20 दिन 25 दिन तक एक क्लास चला था। और उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ में उन लोगों का 2-2 क्लास हो पाया था पर डे, तो मैक्सिमम 4 या 5 क्लास या 6 क्लास हो पा रहा था, या 7 क्लास हो पा रहा था। तो उन लोगों का शुरुआत के 1-1.5 महीना थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, इसलिए उन लोगों का सिलेबस अक्टूबर की जगह पे नवंबर में जाएगा। अदरवाइज हम लोग का टारगेट था 24-25 अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट करने का। बट क्योंकि तुम लोग का सब सिलेबस ट्रैक पे आ गया है, तो तुम लोग का टारगेट हम लोग का है नेक्स्ट सेशन में कि सितंबर एंड तक सिलेबस पूरा कंप्लीट कर दे। पूरा सितंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक पूरा प्रॉपर्ली 3 महीने रिवीजन करो, तब जनवरी वाले में से बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम लोग का ऐसा टारगेट है, सिलेबस रुकेगा नहीं, तुम लोग का सिलेबस चलता जाएगा। हाँ, ये है कि तुम लोग को डाउट क्लासेस वगैरह लेना होगा बहुत रिगोरसली,
और अब तक तुमको समझ में आ गया है कि स्कूल में क्या पढ़ाई होता है, तो ज्यादा हमको कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा। आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो, असाइनमेंट्स आराम से सॉल्व करते जाने का है। दशहरा में एक काम करना, थोड़ा बहुत रेस्ट करो क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज्यादा हो चुका है तुम लोगों का, बट जो भी बैकलॉग रह गया है उन सब चीजों को एक बार पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। तो जो भी बैकलॉग रह गया उनको कवर करने की कोशिश करना, और उसके बाद जैसे ही तुम्हारा दशहरा खत्म होता है, हम लोग तो अभी क्लासेस नहीं देंगे, हो सकता है उत्पल सर से बात कर लेना अगर उत्पल सर को क्लास देना होगा, बट हम तो छुट्टी में रहेंगे, मतलब 3-4 दिन हमको एकदम रेस्ट चाहिए। लेकिन अगर 1-2 दिन के बाद मेरा मूड ठीक हुआ तो एक बार मैसेज ड्रॉप कर देना कि सर मतलब, या फिर हम ही मैसेज ड्रॉप कर देंगे कि हम इस दिन डाउट ले सकते हैं, जिसको भी डाउट लेना है अपना आकर के डाउट ले सकता है, जिसको भी 9वीं 10वीं जिस दिन भी डाउट लेना होगा आराम से डाउट ले सकता है यहाँ पे आकर के, क्योंकि हम तो यहीं पे रहेंगे, हम कहीं जाने वाले नहीं है। तो तुम्हारा बैकलॉग में जो भी टॉपिक रह चुका है उन सारे टॉपिक्स को हम लोग आराम से यहाँ पे कवर करा के उन सब चीजों का डाउट डिस्कशन कर लेंगे। तो इस चीज का फायदा उठाओ, थोड़ा 3-4 दिन का गैप मिला है तुम लोगों को। एक कल भी छुट्टी है तुम्हारा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे 5 दिन का छुट्टी है, तो 5 दिन अय्याशी मत करना, जो भी बैकलॉग रह गया उसको कवर करने की कोशिश करना, और अगर बैकलॉग नहीं हुए तो अच्छे कुछ असाइनमेंट सॉल्व करने की कोशिश करना, और अगर डाउट हुआ तो मंडे को या संडे को सर से बात कर लेना। हम अपना जैसे मेरा मूड ठीक हो गया क्या चलो रेस्ट हो गया है, तो हम खुद से तुम लोगों को मैसेज कर देंगे, जिसको भी डाउट क्लास चाहिए अपना डाउट क्लास आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी अच्छा एक सर, क्या हाँ बोलो, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है? किसमें गैसियस स्टेट का कैलकुलेशन में। ठीक है, गैस स्टेट के कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा है तो फिर किसी एक दिन हम डाउट मतलब क्लास लगा देंगे गैस स्टेट के कैलकुलेशन को लेकर। यस सर, मुझे भी सर। ठीक है, लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसका कैलकुलेशन है थोड़ा रिगरस, शुरू का पार्ट बहुत रिगरसली डिफिकल्ट पार्ट है, बड़ा सवाल होता है वो। अच्छा सर, हाँ सर हम लोग का हाफ ईयरली शुरू होने वाला है सर, तो ये जो 27 से स्टार्ट होगा सर, तो उसका शेड्यूल थोड़ा चेंज कर दीजिए क्योंकि 12 से 3 बजे तक रहेगा। अच्छा, तुम लोग का एक बैच सुबह चलता है ना तुम लोग का, तो ओके सर हम लोग ठीक 11 है, ठीक है, हाँ हमको पता है। 7061 वाला जो नंबर है ना, उस पर कॉल कर लेना और विशाल सर से ये चीज बता देना कि सर हम लोग हाफ ईयरली शुरू होने वाला है, तुम लोग क्लास उस टाइम पे रहता है, तो उसको देखिए थोड़ा अगर एडजस्ट हो सकता है, ठीक है, बात कर लेना एक बार सर से। विशाल सर को बोले थे तो सर बोले ट्राई करेंगे। हाँ ठीक है, तो उनको ध्यान होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैनेज कर देंगे, ठीक है। अच्छा सर, और एक बार पूछना था सर, आप बोले थे केमिकल बॉन्डिंग हम देखो स्टार्टिंग से पढ़ा देंगे तुम लोग को, तो सर वो कब से स्टार्ट होगा? अरे पहले अभी, अच्छा जैसे अभी पढ़ा तो ये सब चीज नहीं समझ में आया क्या? सर बहुत ज्यादा नहीं मतलब जा रहा है, बहुत कम अमाउंट में जा रहा है, जितना जाना चाहिए नहीं जा रहा है।